नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले और हम आज एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 19 जून 2022 के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2020 में जो एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 10 का कवरेज एरिया था वो करीब करीब 7 से 8 क्वेश्चन का था, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि यूनिट 10 से इस बार भी लगभग ये क्वेश्चंस इस रेंज में पूछे जाएंगे, 8 से 10 के आसपास। खैर, हमें जो भी टॉपिक यहाँ पर देखने हैं उनको बहुत बारीकी के साथ बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए करंट अफेयर्स से जोड़ते हुए देखना है और मेन जो पॉइंट हैं उनको आपको नोट करते चलना है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले यूनिट 10 में जो आयोग आपका टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें हम मेजर टॉपिक ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारत में जो हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसमें इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में यूनिट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन को इकोनॉमी के साथ प्रीलिम्स में रखा गया है, वहीं यूनिट 10 में कॉन्स्टिट्यूशन को अलग से भी जगह दी गई है, क्योंकि विदाउट इंस्टीट्यूशन नो वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अपने फास्ट ट्रैक कोर्स में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन से संवैधानिक संस्थाएं हैं, कौन से स्टैट्यूटरी संविधिक संस्थाएं हैं और कौन सी एग्जीक्यूटिव संस्थाएं हमारे पास हैं। तो सबसे पहले जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर हम उनको देखें तो संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं? संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं जिनका प्रावधान संविधान में डायरेक्टली दिया गया है, या आप कह सकते हैं कि डिराइव देयर पावर्स एंड अथॉरिटी फ्रॉम द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका उल्लेख संविधान में है और संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इनमें समय समय पर जो है परिवर्तन भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सीएजी जो आर्टिकल 148 से 151 में है, वित्त आयोग जो आर्टिकल 280 में है, यूपीएससी 315 में है, इलेक्शन कमीशन 324 में है, अनुसूचित जनजाति आयोग 338 में है, अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में है और 102वें संविधान संशोधन के बाद अब 338B में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात ओबीसी भी है। ठीक है, तो हमने ये समझने का प्रयास किया कि कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विदाउट इंस्टीट्यूशन नो वैल्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा मेजर टाइप आता है स्टैट्यूटरी अर्थात संविधिक, जो विधायिका के अधिनियम के द्वारा नियमित हुआ, अर्थात दे आर द क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, और जिनको विधायिका के अधिनियम के द्वारा या एक्ट के द्वारा लाया गया है और सामान्य अधिनियम के द्वारा, सिंपल एक्ट के द्वारा इनमें चेंजेस भी किया जाता है। उदाहरण के लिए सूचना आयोग, है ना, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या लोकपाल, सीबीआई, इस प्रकार की संस्थाएं। तीसरे नंबर पर है एग्जीक्यूटिव संस्थाएं, और एग्जीक्यूटिव संस्थाओं में कार्यकारी आदेश के द्वारा, जिनको एग्जीक्यूटिव रिवोल्यूशन के द्वारा एक्शन मूवमेंट में लिया गया है, वे संस्थाएं आती हैं। जैसे योजना आयोग 15 मार्च 50 को बना था, तो 1 जनवरी 2015 को उसकी जगह रिप्लेस करके जो है नीति आयोग बना, और नीति आयोग जो है वो एक एग्जीक्यूटिव संस्था यहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना है यहाँ पर, वो 3 तरीके की संस्थाएं हैं, और हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी सिलेबस की चीज़ें हमको एक बार देखनी है उनको ज़रूर हम यहाँ पर देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। हमें भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन देखना है, पिछली बार इलेक्शन कमीशन से प्रश्न था। राज्य निर्वाचन आयोग हमको देखना है, इससे भी एक क्वेश्चन था 2019 के एग्जाम में। यूपीएससी, एमपीपीएससी, इससे भी क्वेश्चन था। एमपीपीएससी की जो सेक्शन नंबर 118(3) है उसके साथ गठन हुआ, काफ़ी अंदर से क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा कंट्रोलर काउंटर जनरल 2018 में इससे क्वेश्चन था। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये सारी संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको यहाँ पर जरूर देखना चाहिए। तो हम इनके सारे जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो सकते हैं, हम सभी को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग, सूचना आयोग, सीवीसी, सतर्कता आयोग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिससे पिछली बार क्वेश्चन था कि 90 दिन के अंदर जो है वो पीआईएल जारी करनी पड़ती है, उसका डे पूछ लिया था, है ना। फूड प्रिजर्वेशन कमीशन, ये सारी संस्थाएं। इसके अलावा नीति आयोग से भी एक क्वेश्चन था इसके उपाध्यक्ष को लेकर के।
है ना। तो अभी इसके उपाध्यक्ष भी चेंज हो गए हैं, एस बेरी जो है अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष इसके बन गए हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन से चेंजेस हैं, क्या किस तरीके से चेंजेस हैं। शुरुआत हम करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग से सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, बैकग्राउंड देख लेंगे, और फिर महत्वपूर्ण कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इनके फंक्शन है, और क्या संभावना प्रश्न पूछने की यहाँ पर बन सकती है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ा हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हमने सीधे क्लास चालू कर दी है निर्वाचन आयोग से, और टू द पॉइंट हमारी क्लास यहाँ पे चल रही है। हम एक बहुत बड़े स्तर पर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और ये बिगेस्ट फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 15 में 324 से 329 में जो इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है, डिस्क्रिप्शन इलेक्शन कमीशन का किया गया है, और हम काफ़ी फ्री और फेयर इलेक्शन सिस्टम के साथ पूरी दुनिया में अपने इलेक्शन कमीशन की पहचान बना चुके हैं। और 324 में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात भी कही गई है। तो हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। सिंपल सा प्रश्न 324 में आपको टिक लगाना। या भी पूछ सकता है आपसे कि निर्वाचन आयोग का संबंध जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग से है, भाग 15 से है। ठीक है क्या। आपने एक चीज जरूर याद रखनी है कि हम अगर यूनिट 10 पढ़ रहे हैं और यूनिट 10 में हम आयोग पढ़ रहे हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हुए पढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे हम अपने बेसिक्स को क्लियर करते चलेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, और हम एप्लीकेशन पर बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो जितनी ज़्यादा हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो हम वहाँ एग्ज़ाम में माइनर मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस या इस प्रकार की कोई सिली मिस्टेक्स करने से जो है बच जाएंगे। तो डेफिनेटली हमारा एग्ज़ाम फिर अच्छा जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर कुछ बातें करी जो इम्पोर्टेंट थी। अब हम बात कर रहे हैं, हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का जनरल इंट्रोडक्शन हम लेते हैं कि इंट्रोडक्शन किस तरीके का है, आपको समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, हम जितनी भी यूनिट्स पढ़ेंगे ना, यूनिट 10 पढ़ेंगे आयोग, यूनिट 9 पढ़ेंगे आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या यूनिट 8 में हम करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स पढ़ेंगे इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल का, या यूनिट 7 में साइंस टेक जनरल साइंस पढ़ेंगे, यूनिट 6 में पॉलिटी इकोनॉमी, यूनिट 5 में जो है एमपी की इकोनॉमी, एमपी की जो है पॉलिटी, यूनिट 4 इंडिया वर्ल्ड का ज्योग्राफी, यूनिट 3 एमपी की ज्योग्राफी, यूनिट 2 इंडिया का प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत, आर्ट एंड कल्चर के कनेक्टिविटी के साथ, या यूनिट 1 पढ़ेंगे एमपी का आर्ट एंड कल्चर, एमपी की हिस्ट्री। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट होगी वो ये होगी कि हम सिर्फ रिफाइनरी पढ़ाने वाले हैं, काम का पढ़ाने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने वाले। जिन बच्चों का मीडियम इंग्लिश है कोशिश करिएगा वो हमारे हिंदी के लेक्चर को सुनकर जो बायलिंगुअल चीज़ें यहाँ पर हैं उनको पॉइंट आउट करके लिख लें, है ना। और हम कोशिश करेंगे समय अगर बचता तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है। कुछ लाइव सेक्शन के माध्यम से भी हम करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स के सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं लगातार। 19 जून की जो आपकी तैयारी है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करें। अदरवाइज 2 या 3 क्वेश्चन से जब सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें काफ़ी बुरा लगता है। ठीक है। अभी जो हम अगली बात यहाँ पर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाई हमारा जो भाग 15 है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में है। 324 से 329 में मैंने आपको अभी भी बताया 324 में इलेक्शन कमीशन है। ये 25 जनवरी 1950 को बना था, और इसी कारण 25 जनवरी के दिन वोटर्स डे भी मनाया जाता है। एक बार एमपीपीएससी ने पूछा था कि वोटर्स डे कब मनाया जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है ना। वर्तमान में सुनील अरोड़ा जो है इसके नए जो है चेयरमैन है, और जो है पहली जो महिला चेयरमैन थी वो वीएस रमा देवी थी, है ना। पहली जो महिला चेयरमैन है वो जो है आपकी वीएस रमा देवी थी। ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। और सुनील अरोड़ा के बाद जो है वो सुशील चंद्रा हो गए ना आजकल, इसको थोड़ा अपडेट कर लेंगे। ये जो है 24वें नंबर पे जो है अभी ये आपके हो गए सुशील चंद्रा, है ना। गड़बड़ नहीं करिएगा, हमारी स्लाइड में थोड़ा सा अपडेट नहीं है तो उसको आप थोड़ा सुधार लेंगे। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। भाग 15 में जो है वो आपका निर्वाचन आयोग है, 324 से 329 में है ना। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बना था। सुनील अरोड़ा नहीं है अब वर्तमान में जो है वह सुशील चंद्रा जी हैं, और सुशील चंद्रा जी जो है वो निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में प्रमुख निर्वाचन आयोग हैं, और ये 24वें नंबर के हैं। इसके अलावा 2 अन्य लोग भी हैं, एक हैं राजीव कुमार जी और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे जी। तो उनका नाम भी आप याद रखें, एक है आपके राजीव कुमार जी
राजीव कुमार जी, और दूसरे जो हैं वो हैं आपके अनूप चंद्र पांडे जी, अनूप चंद्र पांडे जी। ठीक है, हमारे कुछ इंडिविजुअल वीडियोस भी आयोग पर हैं, आप वो भी देख सकते हैं डिटेल में, काफ़ी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण को रखकर, ध्यान में रखकर। और ये जो है हमारा यूनिट 10, ये टोटल जो है 19 जून के एग्जाम के लिए है, 19 जून के एग्जाम के लिए ही हम इसको यहाँ पर बना रहे हैं। क्वेश्चन बन सकता है वर्तमान में कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो सुशील चंद्रा पर टिक लगाना है। अन्य दो कौन है, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। ये भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई पहले कौन थे, पहले कौन थे, सुकुमार सेन थे पहले, है ना, ये भी पूछ सकता है, आउटडेटेड क्वेश्चन है ना। पहली महिला कौन थी, वीएस रमा देवी थी, 1990 में, कम समय के लिए थी, पहली महिला थी। पहले आम चुनाव हुए थे 2 मई 1951 को, ये भी डेट पूछा हुआ है एक बार कि भाई पहली बार आम चुनाव कब हुए थे, है ना। काम क्या है, काम वही है आपका इलेक्शन करवाना, लेजिस्लेटिव का, प्रिंसिपल का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ये सारे जो इलेक्शंस करवाने का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन का है यहाँ पर। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई क्या क्या 324 में, 325, 26, 27, 28, 29 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनली, उसको आप थोड़ा सा देखेंगे और फाइनली उसको रिमेंबर करेंगे। सबसे पहली तो ये बात आपको याद रखनी कि 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात है, उसकी रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात है, और साथ ही साथ उसके इस्टेब्लिशमेंट जो होता है उसके बारे में बात है। मतलब निर्वाचन आयोग का स्थापना, उसका स्ट्रक्चर और उसके रिमूवल के बारे में 324 में बात। 325 में जो बात है कि धर्म, जाति, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। डू नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी पर्सन ऑफ द बेस ऑफ रिलीजन, डिसेंट, कास्ट और सेक्स, एंड प्रिपेयरिंग द जो इलेक्टोरल रूल्स, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। 326 इंपॉर्टेंट है, 61वें संशोधन के द्वारा जो एज है उसको 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया है। एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार की जो एज है वो तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1988-89 में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एडल्ट सफरेज अर्थात वयस्क मताधिकार की उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 18 किया गया। ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 21 से घटाकर उम्र 18 साल करने की बात है, उल्लेखित है एडल्ट सफरेज किस में, 326 में। 327 में पार्लियामेंट को पावर है मेक द लॉज एंड द रिलेशन टू द इलेक्शन, कोई भी व्हाट शुड बी लॉ, व्हाट इज ए लॉ, डिसाइडिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद कानून बनाने वाली सुप्रीमेसी वाली संस्था है, तो वो पार्लियामेंट को पावर है। 328 में जितने भी विधानमंडल के संबंध में कोई कानून बनाने का पावर है वह भी जो है वो राज्य विधानमंडल के संबंध में कानून बनाने का पावर निर्वाचन आयोग को है। और निर्वाचन के मामलों में कोई भी न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स ऑफ इलेक्टोरल मैटर्स, ये बात 329 में यहां पर लिखी हुई है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको फाइनल टच कर देते हैं। 324 में क्या है भाई, 324 में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर और रिमूवल है। 325 में वो ये धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। 326 में जो है एडल्ट सफरेज है, एडल्ट सफरेज है, याद कर लीजिए। 327 में क्या है भैया, पावर दिए हुए हैं कानून बनाने के संसद को। 328 में लेजिस्लेटिव को पावर दिए। 329 में है नो इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ इलेक्टोरल मैटर्स। तो भाग 15 के अंदर 324 से 329 में ये सारी बातें जो आपको याद रखनी है। कोई भी क्वेश्चन यहां पर डेफिनेटली बन सकता है, इसको आप तैयार करके जाइए। हो सकता है कि 324 के भी उपभागों से प्रश्न बन जाए, क्योंकि इस बार आपने पॉलिटी का पेपर देखा था, पॉलिटी से संबंधित चीजें जो है थोड़ी सी डेप्थ में पूछी गई थी। तैयार रहिए इस तरीके की तैयारी के लिए, है ना। तो जरूर 324 1, 2, 3, 4, 5, 6 को भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। 324 एक ये कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का गठन। 324 1 में कहता है इस्टेब्लिशमेंट। 324 2 कहता है उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। 324 2 उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। उसके बाद अगली अगर हम बात करें तो ये पहले नंबर पर जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है वो 324 1 है। 324 2 जो है वो स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में बात करता है, स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में बात करता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगली, तो निर्वाचन आयुक्त जो होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा, ये 324 3 करता है। जैसे अभी 24वें सुशील चंद्रा है। राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति 324 4 में है। त्यागपत्र हटाना, रिजाइन, रिमूवल 324 5 में है। राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगा
जो भी इलेक्शन कमीशन होगा वो गवर्निंग विल बी द प्रोवाइडेड द स्टाफ, ये 324(6) में है। तो कुल मिलाकर के आपको ये जरूर याद रखने वाली बात है, जो याद रखनी चाहिए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 324(1) में है। चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, पार्लियामेंट्री सेशन से तमाम चीज़ें हो, उनका इस्टेब्लिशमेंट करने का काम इनका है। और 324(2) में जो है वो निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। 324(2) इस बार परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो सकता है। निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में, जो स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है वो की गई है 324(2) में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 324(2) में स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त तो होंगे, जैसे अभी सुशील चंद्रा जी 24वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, राजीव कुमार जी और अनूप चंद्र पांडे जी उनके साथ हैं, है ना। अगर हम बात करें तो पहले मूलतः 1 सदस्यीय था, जिस समय सुकुमार सेन थे। 89 में ये 3 सदस्यीय हो गया, 90 में पुनः 1 सदस्यीय हो गया, 93 में पुनः 3 सदस्यीय हो गया। इस बात को थोड़ा आप दिमाग में रखिए, सेट कर लीजिए। पहले मूलतः 1 सदस्यीय था, 89 में यह 3 सदस्यीय हो गया, 90 में यह 1 सदस्यीय पुनः हो गया अपनी पुरानी स्थिति में, और 93 आते आते यह पुनः 3 सदस्यीय हो गया। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का वर्णन ना तो संविधान में है, ना किसी प्रकार से अधिनियम में है, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन एक्ट द डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। जो उनकी योग्यता के बारे में कोई बात नहीं, नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ये जरूर आप याद रखिए। ये 324(2) इस बार के लिए हम इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब बात करते हैं 324(3) की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अध्यक्ष होगा, सुशील चंद्रा जी हैं वर्तमान में। द इलेक्शन कमीशन विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। इसके अलावा 324(4) राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अन्य प्रादेशिक आयुक्तों की वह नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं 324(5) की, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो भी शर्तें होंगी, जो भी उनका टेन्योर होगा, जो भी उनकी पदअवधि होगी, है ना, टर्म्स एंड सर्विस एंड द टेन्योर विल बी डिसाइडेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति जी तय करेंगे। और ये निर्वाचन अधिनियम 1991 के अनुसार होगा, 1991 के अनुसार होगा। तीनों के वेतन भत्ते और अन्य लाभ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर मिलेंगे। 2.5 लाख रुपए इनको प्रतिमाह मिल रहा है ना। अलाभकारी कोई चेंजेस नहीं होंगे। 6 साल जो भी पहले हो, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। 6 साल या 65 जो भी पहले हो, 6 साल या 65 जो भी पहले हो। त्यागपत्र रेजिग्नेशन जो है राष्ट्रपति महोदय जी को जाकर के सुशील चंद्रा जी, राजीव कुमार जी, अनूप चंद्र पांडे जी दे सकते हैं, अगर उनको अपने पद से हटना है तो। हटाने की प्रक्रिया वही है भैया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है ना। जरूर इसको आप देख लें एक बार, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है हम अगली बात करें अगर, तो अगली बात है 324(6) राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे, स्टाफ उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमने देख लिया था, डिस्कशन कर लिया था, इंपॉर्टेंट है। हटाने की प्रक्रिया पे भी चर्चा हो गई थी, महाभियोग की प्रक्रिया। काम नहीं हमने आपको बता दिए थे कि इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने का काम करता है। 1756 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें से 7-8 पार्टी जो है, 8 पार्टी जो है नेशनल पार्टी का दर्जा ले चुके हैं, है ना। कुछ पार्टी प्रोसेस में है नेशनल पार्टी का दर्जा लेने के। तो निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग का काम ही है इलेक्शन कराना और इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल आउट करना। मतदाता दिवस पर क्वेश्चन पूछा गया है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, 2011 से मनाते हैं। इस बार की थीम जो है सभी मतदाता बने सशक्त और जागरूक, पूछा जा सकता है। मेंस के 3rd पेपर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम पूछ लिया था, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन करेंट सिनेरियो इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट, हाँ, उसको उन्होंने एक्टिवली पूछ लिया था कि विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उसकी थीम बताइए, है ना। तो वर्तमान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द एक्टिवली मोड, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थीम पूछ लिया था। तो हो सकता है ये पूछ ले 21 में थीम क्या थी, सभी मतदाता बने सशक्त और जागरूक, ये यहाँ पर थीम थी। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सभी मतदाता बने सशक्त और जागरूक। 61वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 1988 में हुआ था। 21 साल की उम्र को जो है वो एडल्ट सफरेज के अंतर्गत जो है कम कर दिया गया था। 326 में भी हमने इसका उल्लेख किया था।
भविष्य हो सकता है ये 21 से 18 हुई है और भी कम हो जाए, ठीक है। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तृणमूल पार्टी है, और ये नेशनल पीपुल्स पार्टी भी अभी अटी है जो नेशनल पार्टी है। तो हो सकता है पूछ सकता है, यहां से प्रश्न पूछ सकता है, वर्तमान में राजनीतिक कितनी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं? तो वर्तमान में ऐसी पार्टियां जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो करीब 8 है ना, और वो आपको याद रखना है। और भविष्य में मुझे लगता है इसमें 1-2 पार्टियां बाहर होंगी और 1-2 पार्टियां अंदर भी होंगी, ठीक है। पॉलिटिकल चर्चा ना करते हुए हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पे ही फोकस करना चाह रहे हैं। अब जो अगली इंपॉर्टेंट बात है जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आया था 1982 में केरल के पारूर विधानसभा में। 2004 में लोकसभा के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया, और समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के तरह तरह के विवाद भी राजनीतिक गलियारे में देखने को मिलते रहते हैं। हमें पॉलिटिकल चर्चा नहीं करनी है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड चर्चा करनी है। ईवीएम को कंसेप्ट कब आया? 1982 में, लोकसभा में 2000 में, करीब करीब 3480 है ना, काउंटिंग एक मशीन के अंदर होती है। वीवीपीएटी क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। 13 में नागालैंड के इलेक्शन में विधानसभा में, 19 में लोकसभा चुनाव के अंदर, 17 में पूर्ण तौर पर गोवा के अंदर इसको यूटिलाइज किया गया, और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रोल के द्वारा जो ये पता चल जाता था कि भाई एक स्लिप निकल जाती थी, पता चल जाता था कि आपका वोट सही जगह गया है कि नहीं जहां आपने डाला है, ठीक है। पी सदाशिवन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको लाया गया था। अब बात करेंगे हम तमाम चीजों की, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत में निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर, भारत में निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जाता है? भैया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर जो है उसको हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर जो है उसको हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर उसको जो है हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां पर, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? पहला, 35 वर्ष की आयु पूर्ण करो, भारत का नागरिक। हाईकोर्ट का जो है वकील के तौर पर 5 साल अनुभव अच्छा नागरिक हो। देखिए साहब, निर्वाचन आयोग के लिए न तो संविधान में कुछ लिखा है और न ही चुनाव आयोग के एक्ट 1991 में कुछ लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो डी आना चाहिए, है ना। ये पहला भी गलत है, दूसरा, तीसरा, तो ये चौथा वाला आंसर आएगा। किसी प्रकार की कोई योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, भारतीय संविधान में नहीं किया गया है किसी प्रकार का कोई उल्लेख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है वो नियुक्ति यहां पर की जाती है ना। राष्ट्रपति जी ही तय करते हैं किसी की भी नियुक्ति को लेकर, है ना। अगला प्रश्न जो है वो है कि भाई भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अभी कौन है? सुशील चंद्रा, 24वें नंबर के ना। बार बार उनका नंबर बता रहा हूं मैं क्योंकि हो सकता है नंबर से भी क्वेश्चन यहां पर पूछ ले। सुकुमार सेन जो थे वो इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक। इसको भी आप देख कर जाए। इस तरीके की कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आपको करती रहना है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है ना। प्रेसिडेंट के पास ये सारे के सारे जो है यहाँ पर पावर है कि वो संख्या को जो है बढ़ा भी सकते हैं और संख्या को जो है वह घटा भी सकते हैं। पहली बार निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय कब बना था? 16 अक्टूबर 1989 को बना था। 16 अक्टूबर 1989 को जो है वो पहली बार जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है, पहले तो 1 सदस्यीय था, फिर जो है 3 सदस्यीय बन गया, और फिर वापस में जो 1 सदस्यीय बन गया, फिर जो है 93 में जो है इसको फिर से जो है उसी मोड में ला दिया गया। निर्वाचन आयोग के लिए जो है अध्यक्ष और इनका जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है? आपको मैंने बताया था 6 साल या 65 जो भी पहले हो,
है ना, 6 साल या 65 जो भी पहले हो। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उनका कार्यकाल कितना होता है, मैंने आपको बताया था 6 साल या 65 जो भी पहले हो, 6 साल या 65 जो भी पहले हो। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के होंगे। सुप्रीम कोर्ट के किसके होंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के होंगे, वही उनके वेतन और जो है यहाँ पर भत्ते होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते होंगे वही उनके वेतन भत्ते होंगे। तो ये कुछ बुनियादी हैं चीज़ें जिनको आपको अपने नोट्स से एक बार देख लेना है, और पूरा जो निर्वाचन आयोग वाला टॉपिक है ये दिमाग में रखना है ना। कुछ चुनाव सुधार से संबंधित कमेटियाँ भी पूछ सकता है ना, जैसे संथानम कमेटी है 1962 में आई थी, इंपॉर्टेंट कमेटी है, या ताराकुंडे कमेटी है, एक बार पीएससी ने पूछ लिया था 2014 के एग्जाम में शायद, ये 1974 में आई थी। टीएन सेशन कमेटी है 92 में आई थी, और एमएन बोहरा कमेटी है राजनीति का अपराधीकरण और अपराधीकरण की राजनीति के लिए 1993 में आई थी। तो ऐसी कुछ कमेटियां हैं है ना, जिनको आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखना चाहिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें जिनको आपको एक बार ज़रूर देख कर जाना चाहिए। अब जो हम बात कर रहे हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 की धारा है, उसके प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जो निर्वाचक नामावली का ईआरओ द्वारा तैयार या संशोधित किया जाता है, वो चुनाव आयोग की नियमावली 13 खा के तहत जो है परिवर्तन किया जाता है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जिसमें हाल ही में समीक्षा के लिए यूके सिन्हा कमेटी बनी है, उसकी धारा 29A के अनुसार राजनीतिक दलों को जो है वह पंजीकरण करवाना होता है। जैसे भारत में 1756 राजनीतिक दल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत, तो उसमें से 8 को जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो है दर्जा हासिल है। इस तरीके के प्रश्नों के समावेश को आप समझ सकते हैं कि परीक्षा में आपके लिए जो है इम्पोर्टेंटली पढ़ने के लिए जो है एक मार्गदर्शन के तौर पर आपको काम आ सकता है, और ज़रूर आपको यहाँ से चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। हम राज्य निर्वाचन आयोग पर भी एक सामान्य नज़र रख लेते हैं, ताकि चीज़ें अगर राज्य निर्वाचन आयोग से पूछे तो आपको बनना चाहिए। स्पीड के साथ इसको देख लेते हैं, काम की बातें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, पंचायतों के बारे में बात करता है, और 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका के बारे में बात करता है। पंचायतों में 29 विषय हैं, नगर पालिका में 18 विषय हैं। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से पंचायती राज को शुरू किया गया, परंतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन को सबसे पहले नरसिम्हा राव जी के समय जब लागू किया गया तो मध्य प्रदेश में पहली बार 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ। इसके पहले 64वां संविधान संशोधन लाया गया था, परंतु वो तकनीकी कारणों से एक सदन में पारित नहीं हो पाए, जिस वजह से जो है तत्कालीन समय में राजीव गांधी की सरकार के समय में ये पंचायती राज वाला बिल पास नहीं हो पाया। ये भी पूछ सकता है कि इसके पहले कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था, 64वां। तो अब जब 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया, तो भाग 9 में जो है वो 243 के तहत जो है निर्वाचन आयोग की बात की गई। पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है ना, 2019 वाले में 243 है ना, भाग 9 में है, और ये पंचायती राज के जो भी चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। मध्य प्रदेश में 1995 के बाद 2000 और 2005 और 2005 के बाद 2010 और 2010 के बाद 2015, अब तक 5 बार इलेक्शन हुए। ये भी प्रश्न पूछा था कि कितने बार इलेक्शन हुए। वर्तमान में आरक्षण के चलते पंचायती राज का चुनाव जो है अधर में है। सरकार कब कराती है वो सरकार का व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। हमारा काम है पढ़ाना, विद्यार्थियों का काम है पढ़ना, और काम की चीज़ों को जो है अपने दिमाग में स्मरण में रखना। और आप अपना शरीर, अपनी बुद्धि और अपना मन, ये तीनों जब तक इंटीग्रेटेड नहीं करेंगे, और ये तीनों इंटीग्रेटेड करके जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे, तब तक आपको आपके लक्ष्य तक, वहाँ तक पहुँचने में जो है तकलीफ ही बनी रहेगी। अतः आप बहुत कंसंट्रेट तरीके से, पूरी गंभीरता के साथ सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें और अपना 100% देने की कोशिश करें, क्योंकि विदाउट इंस्टीट्यूशन नो कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इंस्टीट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब भाग 9(1) में जो है, भाग 9(1) में जो है वो बात करते हैं 243 की, जहां पर हम जेड ए के बारे में बात करता है इलेक्शन को लेकर। इस बार प्री में 243 पूछ लिया था, नगर निकाय चुनाव में जो है आरक्षण को लेकर के प्रश्न पूछ लिया था। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप तैयार हर चीज के लिए रहिए। अब 243(1) में क्या है कि भाई जो भी यहां पर इलेक्शन होगा, राज्य निर्वाचन आयोग जो होगा वो 1 सदस्यीय होगा,
राज्यपाल उसको नियुक्त करेंगे 243(1) में। 243(2) में जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, अलाभकारी नहीं है। और 243(2) में ही ये कहा गया है कि हाईकोर्ट के जज के समान ही उसको जो है सुविधा दी जाएंगी और त्यागपत्र जो है वो राज्यपाल को देगा। प्रत्येक राज्य अपने अनुसार नियम बनाता है, जिस कारण से सेवा शर्तें पदों अलग अलग राज्यों में डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि सब राज्यों का सिनेरियो अलग अलग होता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 243 जो है के 3 में क्या बोला गया है ना, तो 1 और 2 तक की बात है। 3 में बोला कि राज्यपाल जो स्टेट का निर्वाचन आयोग उसके लिए स्टाफ उपलब्ध कराएगा। जो 243 के 4 है उसके अनुसार जो है चुनाव के लिए वो नियम बनाएगा। और 243(ओ) में ये कहा गया है कि भाई परिसीमन के अनुसार जो भी कानून बन जाएगा न्यायालय के में चुनौती नहीं दी जा सकती है किसी प्रकार से, हालांकि विशेष परिस्थितियों में यह चुनौती दी भी जा सकती है ना। डेलिमिनेशन को लेकर के बात की गई। परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 में है। भारत में जो है अब तक अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में लगभग जो केंद्रीय स्तर पर अगर हम देखें परिसीमन आयोग की स्थिति को, तो आर्टिकल 82 में जो है वो परिसीमन आयोग के बारे में बात की गई है। और परिसीमन जो है अब तक जो है भारत में जो है अब तक परिसीमन या जो डेलिमिनेशन कमीशन जो है उसकी अगर हम बात करें तो डेलिमिनेशन कमीशन जो है लगभग मान के चलिए 52 में पहली बार बना था, 52 में, 63 में दूसरी बार बना, 73 में तीसरी बार बना, 2002 में चौथी बार बना और अब तक 4 बार बना है। 12 जुलाई 2002 को कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग बनाया गया था। अनुच्छेद जो है 82 में परिसीमन आयोग के बारे में बात है। और 2001 की जनगणना के अनुसार 2026 तक का किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस डेलिमिनेशन कमीशन में अर्थात परिसीमन आयोग में नहीं होने वाला है। तो ये राज्य का भी आप 243(ओ) जरूर याद रख लें। और सेंट्रल गवर्नमेंट बताते कि अब तक 4 बार ये हो चुका है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं तो डेट थोड़ा देख लेते हैं। 1 फरवरी 94 को जो है राज्य परिसीमन आयोग बनता है, ठीक है। 1 फरवरी 94 को पहले NB लोहानी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। स्पीड तो तेज है भाई, क्रेश कोर्स है, पढ़ना ही पड़ेगा। वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह जी हैं, है ना, आपको सिर्फ उनका याद रखना। ध्येय वाक्य याद रखेंगे, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश का ये है। हाल ही में उन्होंने एक ऐप भी बनाया है, चुनाव ऐप, मध्य प्रदेश सरकार का। पहली बार कोई महिला सचिव बनी है, विजया श्रीवास्तव जी, याद रखेंगे, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको आप ज़रूर याद रखते हुए चलें। अब कुछ चुनाव सुधार को लेकर के कमेटी है जिनको एक बार अपन थोड़ा देख लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि MPPSC ने चुनाव सुधार पे 2 कमेटियाँ दे दी थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसको यहाँ देख लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ताराकुंडे कमेटी की, जो 74-75 में बनी थी। वह ऐसे मताधिकार 25 से 18 साल करने की इसने बात की थी। और इसने ये भी कहा था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको चुनाव व्यय अपना देना चाहिए। अभी जैसे लोकसभा के लिए बड़े राज्यों के लिए 90-95 लाख रुपए इन्होंने सीमा रखी है, छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रखी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। जबकि MLA के इलेक्शन के लिए जो है अभी ये जो है बड़े राज्यों के लिए 40 लाख है और छोटे राज्यों के लिए जो है 25 लाख है। इस तरीके का एक मेजरमेंट यहाँ पर तय किया गया है। ये भी प्रश्न आपका परीक्षा में बन सकता है कि जो MP MLA के चुनाव के लिए जो है कितनी यहाँ पे चुनाव राशि इन्होंने निर्धारित की हुई है, ठीक है। इस तरीके का भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है करंट अफेयर से जोड़ के। अगला है दिनेश गोस्वामी कमेटी। दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है 1990 में बनी थी। मतदान के लिए EVM लाना चाहिए, पहचान पत्र जरूरी होना चाहिए। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 98 में बनी थी। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का व्यय डिसाइड होना चाहिए। के संथानम कमेटी जिसने 1951 के जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून के समय बोल दिया था कि भाई निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन से लेकर तमाम चीज़ें जो है उनमें उम्मीदवारों की न्यूनतम अहर्यता को जो है कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। प्रश्न पूछ सकता है कि जो राज्य की संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किसी संविधान संशोधन से नहीं हुआ है भी, है ना। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जरूर 73वें-74वें संविधान संशोधन से हुआ है। पंचायती राज चुनाव का उल्लेख काय में है? पंचायती राज चुनाव का उल्लेख जो है 243 में है। ये MPPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। MPPSC के टॉपिक से जो क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज इलेक्शन को लेकर कहाँ पर बात है, 243 में जो है इसका जो है एक बार जिक्र किया गया है। के से किंग याद रखिएगा आप। नगर पालिका का याद रखिएगा, इस बार नगर पालिका पूछ लेगा आपसे, है ना। नगर पालिका का भी याद रख लो भाई। नगर पालिका का कहाँ पर है? नगर पालिका का ZA में है ना भाई, 9A में, ZA में है नगर पालिका, प्रोविजन ऑफ इलेक्शन, है ना। नगर पालिका का ZA में है। इसके बाद हम बात करें क्या, चुनाव कौन कराता है?
राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है, पंचायत का, नगर पालिका का। पढ़ी हम वो टॉपिक रहे इसलिए। निर्वाचन आयोग की स्थापना 94 में हुई थी और पहली बार इलेक्शन 95 में हुआ था। अब तक 5 बार हुआ, 6वीं बार हो ही नहीं पा रहा है। सरकारें लगी इलेक्शन करवाने के लिए। पहले निर्वाचन आयुक्त तो मध्य प्रदेश के NB लोहानी थे, वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह है ना। और तमाम प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से संदर्भित करके पूछा जा सकता है। आप बिल्कुल तैयार रहिए। कहीं ना कहीं चीज़ें अगर संदर्भित करके पूछी जाती हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अब जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक हमारा जो है सेंट्रल स्टेट इलेक्शन कमीशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम UPSC पे थोड़ा सा एक डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि मोहन सोनी जी, डॉक्टर मोहन सोनी जी नए चेयरमैन बने हैं, तो UPSC में क्या बदलाव करते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। तो हम यहाँ पर UPSC को लेकर कुछ बातें करेंगे, UPSC से संबंधित कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो कॉर्नवालिस कोड आया था और कॉर्नवालिस कोड ने पहली बार रिफॉर्म्स की बात की थी 1793 में, क्योंकि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है वो सिविल सेवा का जनक माना जाता है, द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। फिर 1800 में लॉर्ड वेलेजली आए थे और लॉर्ड वेलेजली ने जो है सबसे पहले सिविल सेवकों की ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था, जो हालांकि बाद में बंद हो गया था। और उसके बाद 1806 में इंग्लैंड के अंदर एक हैलबरी नामक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था और वहाँ पर जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। बाद में फिर 1854 में मैकाले कमेटी आई थी और इसने पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में रिकमेंड किया था। इन 1854 द मैकाले कमेटी अंडर द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट 1853 रिकमेंडेड दैट द अपॉइंटेड दैट टाइम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट किया था उन्होंने, और यहीं पर सबसे पहले चीज़ें शुरू हुई थी। 1855 में सिविल सर्विस की परीक्षा जब शुरू हुई थी तो उसकी मिनिमम एज थी 18 साल और मैक्सिमम एज थी 23 साल, है ना। फिर 1864 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो ब्रदर थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने परीक्षा पास की थी और पहले भारतीय बने थे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया था। 1886 में एचिसन आयोग बना था और एचिसन आयोग ने फिर आयु सीमा जो है उसको जो है वो 23 ईयर कर दिया था। तो समय समय पर अलग अलग लोगों ने उसकी आयु सीमा के साथ जो है उसमें छेड़खानी की है, बदलाव किया है। और फिर बाद में जो है इलिंगस्टन आयोग आया था 1912 में, जिसने प्रतियोगी परीक्षाओं को जो है भारत में कराने की सिफारिश की थी। और यही कारण है कि 1922 में इलाहाबाद में पहली बार परीक्षा चालू हुई और 2022 100 साल पूरे हो रहे हैं। पहली बार परीक्षा इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में हुई। द फर्स्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन द प्रयागराज इंडिया एंड द पोस्ट इंक्रीज ऑफ इंडियन दैट टाइम, और वहाँ पर जो है वो भारतीय हेतु पदों की वृद्धि भी की गई। 1926 आते आते फिर कहीं ना कहीं एक ली आयोग और लॉर्ड रीडिंग की सिफारिश के आधार पर जो है UPSC बना और रॉस ब्रोकर को इसका चेयरमैन बनाया गया। और ये तमाम चीज़ें 1919 के माउंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के मद्देनज़र हुई और फेडरल सर्विस कमीशन यहाँ पर बना। बाद में उसका नाम UPSC हो गया। 37 तक वो फेडरल सर्विस कमीशन ही था। और जब ये तमाम चीज़ें हुई, देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद, देश की आज़ादी के बाद जो है फिर आपको हमारे भारत का जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कन्वर्ट हो गया UPSC में। और यहाँ पर फिर 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो भाग 14 में 315 आर्टिकल के अंदर जो है ये व्यवस्था की गई और भाग 14 में UPSC के बारे में बात है। हालांकि 308 से 323 में सिविल सेवाओं के बारे में और UPSC MPPSC के बारे में बात की गई। इसका हेडक्वार्टर शाहजहां रोड पे है। प्रदीप कुमार जोशी नहीं है, अब डॉक्टर जो है मोहन सोनी जी हैं, इनको जो है बनाया गया। अभी चर्चा में भी रहे काफ़ी है ना। और आज़ादी के बाद सिविल सेवा को सशक्तिकरण भारत में अगर किसी ने किया तो वो सरदार पटेल जी ने किया और भारत में एक सशक्त जो है सिविल सेवा का स्टील फ्रेम तैयार किया। समय समय पर डिफरेंट कमिटियाँ आई, वो हमारे काम का नहीं है। काम का जो है वो इम्पोर्टेंट ये है। कॉर्नवालिस को जनक कहा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 में कलकत्ता में खुला। 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज हैलबरी में ट्रेनिंग हुई। बाद में मैकाले कमेटी आई। इलाहाबाद में परीक्षा चालू हुई। 100 साल इसके कंप्लीट हो रहे हैं। निश्चित तौर पे प्रश्न यहाँ से बन सकता है 1922 2022, है ना। इस बार मेंस में भी आपने देखा होगा हिस्ट्री में मोपला विद्रोह पूछा 1923, 100 साल पूरे हो रहे थे। करंट में लाला हरदयाल पूछा, उधम सिंह मूवी आई थी, करंट में चर्चा था। झंडा सत्याग्रह पूछा 1923 में, झंडा सत्याग्रह हुआ था 2022-23। तो कहीं ना कहीं वो एक लिंक बनता है, तो इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लें। इलाहाबाद में पेपर हुआ था 1922 में पहली बार। इलिंगस्टन कमीशन बना 1912 में। फिर एचिसन बना 1886 में। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ICS ऑफिसर बने। लंदन में 1855 में पहली बार परीक्षा हुई थी। ली आयोग 1924 में बना था।
1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी बनी, भारत शासन अधिनियम 1935 में बदलाव किया गया, फेडरल कमीशन नाम था इसका 37 तक, है ना। तमाम चीज़ें समय समय पर तमाम प्रकार की कमेटियां यहाँ पर बनी, हमारे लिए जो ज़रूरी है वो हमने आपको बता दिया। तो ये कुल मिलाकर के जो काम की बात है वो ये है, अपने को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है ना। अपने काम का जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है साहब कि भाई जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं जो कार्मिक प्रशासन मंत्रालय के अंदर है, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो आईपीएस है ना, गृह मंत्रालय के अंदर, चाहे वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, तो ये 308 से 314 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की। और अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का पावर आर्टिकल 312 में राज्यसभा को है। राज्यसभा चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित कर सकती है। 315 से 323 में लोक सेवा आयोग के बारे में बात है। लोक सेवा आयोग के बारे में यहां पर बात की गई। क्या बात की गई है? 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 316 में नियुक्ति है, पदावधि है, त्यागपत्र है, 318 में अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें हैं, 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं, 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है। अपने काम का जो है वो अपने को पढ़ना है। 315 में यूपीएससी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 315 में क्या है भैया, यूपीएससी है, पीएससी है। 315 में यूपीएससी पीएससी इंपॉर्टेंट है हमारे। 315 में पीएससी यूपीएससी है। 312 में अखिल भारतीय सेवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा को सृजित करती है। 315 में यूपीएससी एमपीपीएससी। 316 में नियुक्ति है, योग्यता है, पदावधि है ना। 317 मतलब खतरा रिमूवल है ना। 18 में अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें। 19 में जो है उनकी पुनः नियुक्ति होगी नहीं होगी इसको लेकर बात है। 20 में जो है वो आपके लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। 322 में संचित निधि पर उनको जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से उनको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और 323 में रिपोर्टिंग के बारे में बात की गई है ना। एक बार हम अखिल भारतीय सेवाओं को थोड़ा देख लेते हैं, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है ना। एक बार देख लेते हैं, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं उनको जरूर रिमाइंडर करूंगा, जरूर रिवाइज करूंगा, है ना। जिस पैटर्न पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम आपको कंप्लीटली यूनिट 10 कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद हम यूनिट 9 आईटी और सिटी पे जाएंगे। आयोग से आप 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए। करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए। यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस 8 से 10 क्वेश्चन। 6वीं यूनिट भारत का संविधान और आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्थव्यवस्था। 5वीं मध्य प्रदेश की पॉलिटी और अर्थव्यवस्था। यूनिट 4 भारत का भूगोल। यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट 2 भारत का इतिहास। यूनिट 1 मध्य प्रदेश का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर। आप पूरी रेंज को अगर देखेंगे तो पूरी रेंज में एक चीज समझ में आएगी, सब पढ़ना आपको जरूरी है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का अधिकार राज्यसभा को है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, द पावर इज राज्यसभा। और 1 जुलाई 66 को वन सेवा को इन्होंने तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं जो है आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहां पे याद रखिए। अखिल भारतीय सेवा वर्तमान में जो है 3 है, याद रखना है आपको, बिल्कुल परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। 315 में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है, 315(1) में। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात 315(2) में है। राज्यपाल को संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करने का पावर है और वो वहां पे गवर्नर रिक्वेस्ट करके जो है यूनियन पब्लिक कमीशन से रिक्वेस्ट का पावर 315(4) में यहाँ पे दिया। अपने काम का है। 315 में यूपीएससी और एमपीपीएससी 315 के अंतर्गत है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 316 में अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति यूपीएससी में राष्ट्रपति करेगा, ज्वाइंट में राष्ट्रपति करेगा, स्टेट में राज्यपाल करेगा। कार्यकारी अध्यक्ष बनाना है तो राष्ट्रपति करेगा, यूपीएससी में, स्टेट में जो है राज्यपाल करेगा। 6 साल का पदावधि है। यूपीएससी के लिए 65 साल और 6 साल है और स्टेट के लिए 62 साल है, ज्वाइंट वाले के लिए 62 साल है ना। पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं होगी, इसको लेकर बात कही गई है। व्यवहारिक स्तर पर कितना इसको माना जाता है वो एक देखने योग्य बात है। 317 में रिमूवल की बात की गई है, हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है। राष्ट्रपति को पावर हटाने का, अगर आप मिसबिहेवियर करते हैं, कोई ऐसा कुछ टेक्निकली मामला आता है तो राष्ट्रपति जो है आपको हटा सकते हैं। बैंकक्रप्ट हो जाओ, दिवालिया हो जाओ, पागल हो जाओ या मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो जाओ इस कंडीशन में, है ना। तो 17 में खतरा याद रखेंगे आप। 318 में अध्यक्ष और इसकी सेवा शर्तें हैं, उनकी सदस्य संख्या है। राष्ट्रपति यूपीएससी और जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा। राज्यपाल स्टेट के लिए तैयार करेगा। और जैसे कि यूपीएससी में एक अध्यक्ष के साथ 10 मेंबर होते हैं
और इनकी सैलरी जो है वो 2.5 लाख रुपए होती है अध्यक्ष की, और सदस्यों की 2.25 लाख के आसपास होती है ना। तो ये सदस्य संख्या और तनख्वाह वगैरह डिसाइड करने का पावर है 318 में इनको, ये आपको याद रखना है। इसके बाद स्टेट के लिए भी यही प्रोविजन है। 319 में अगर आयोग के सदस्यों अध्यक्षों की पुनः नियुक्ति होती है तो अध्यक्ष की नियुक्ति पुनः नहीं होगी, और सदस्यों को आप मेंबर को आप पुनः नियुक्त कर सकते हैं, इसको लेकर यूपीएससी कुछ नहीं बोलती। जबकि स्टेट पीसीएस के अंदर भी आपके अध्यक्ष को लेकर के और सदस्यों को लेकर के इसी प्रकार की बातें कही गई हैं। 320 में जो है वो उनकी नियुक्तियां हैं जो आयोग करेगा, या राष्ट्रपति के द्वारा जो यूपीएससी की नियुक्ति की जाएगी, या स्टेट पीसीएस के जो मेंबर्स हैं या अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। 321 में इनके कार्यों का विस्तार है। संसद को पावर है यूपीएससी के लिए नियम बनाए, कानून बनाए, स्टेट पीसीएस के लिए विधानमंडल को पावर है। तो ये उनके कार्यों का विस्तार यहाँ पर जो है वो एक्सटेंड ऑफ फंक्शन के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो है 322 में जो बात की गई है, 322 बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहीं ना कहीं बात करता है जो उनके व्यय है, एक्सपेंडिचर है। और 323 में बात होती है रिपोर्ट की कि यूपीएससी जो है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को देगी, और प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में रखेंगे। स्टेट पीसीएस अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देंगी, और गवर्नर जो अपनी रिपोर्ट है वो स्टेट लेजिस्लेशन के पास में रखेगा। क्योंकि अभी हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मोहन सोनी जी बनाए गए हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन करंट अफेयर से जोड़कर पूछ ले। ठीक है, 10 सदस्य होते हैं अमूमन, अभी 10 सदस्य हैं यहाँ पर, और कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको यहाँ बताई गई हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 308 से 314 में लोक सेवाओं के बारे में बात है, और 315 से लेकर के 323 में यूपीएससी, ज्वाइंट पीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में बातें यहाँ पर हैं, है ना। ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप जरूर इनको देख लें। संघ लोक सेवक का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवक का जो है वो गठन हुआ था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप जो है प्रिपेयर करके जाएं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में गलत हो जाते हैं कि यूपीएससी कब बनी भैया? 1 अक्टूबर 1926 को बनी, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल याद रखें, इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक दर्जा कब मिला? संवैधानिक दर्जा यूपीएससी को जो है संवैधानिक दर्जा जो है वो मिला आपके 26 जनवरी 1950 को। हाँ, 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा को जो है वो संवैधानिक जो है वो यहाँ पर दर्जा मिला। इसके बाद रॉयल कमीशन कब बना? रॉयल कमीशन 1923 में बना, 100 साल हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना। और किस अधिनियम के द्वारा जो है फेडरल आयोग नाम रखा गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा फेडरल आयोग नाम रखा गया था। पहले अध्यक्ष कौन थे? रॉस ब्रोकर थे पहले अध्यक्ष, ये पूछ सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि होती है वो कितनी होती है? इस तरीके का एक प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको बताया था हमने 6 साल और 65, जो भी पहले हो, 6 साल या 65। स्टेट के लिए 6 और 62 था, है ना, और यूपीएससी के लिए 6 और 65 है, याद रख के जाओ, है ना। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं साहब। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, है ना। अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में सारी बात, अखिल भारतीय सेवा कौन सृजित करेगा? राज्यसभा करेगी। पहली बार परीक्षा भारत में कब हुई थी? प्रयागराज में हुई थी, 1922 में हुई थी। संघ लोक सेवा अपनी रिपोर्ट प्रति साल किसको देगा? प्रति साल वो राष्ट्रपति को ही देगा अपनी रिपोर्ट। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग जो है वो किस अधिनियम के तहत काम करते हैं? वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग अधिनियम 1969 के अंतर्गत काम करते हैं, जबकि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 चलता है ना, वो याद रखना है। और आयोग के अध्यक्ष सदस्य जो भी हैं उनके वेतन भत्ते हैं वो संचित निधि पर बाधित होते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? आर्टिकल 322 के तहत, आपको याद रखना। 322 को आप याद रखेंगे। फिर हम कुछ थोड़ा सा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ बुनियादी बातें देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कब बना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 नवंबर 1956 को एमपीपीएससी बना, और 315 के अंतर्गत जो है वो भाग 14 के अंतर्गत जो है इसका गठन किया गया। एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था अभी पिछली बार 2020 वाले एग्जाम में कि उसकी धारा क्या थी। तो धारा थी भैया 118(3), है ना, ये याद रखना आपको, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन था। 118(3) के तहत एमपीपीएससी यहाँ पर बना। संवैधानिक निकाय है, इंदौर में हेडक्वार्टर है। डीवी रेगे साहब पहले चेयरमैन थे। वर्तमान में जो पूर्णकालिक सदस्य थे उनको, कार्यकारी अध्यक्ष थे उनको ही, जो आपके राजेश लाल मेहरा जी हैं उनको ही जो है परमानेंट अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर बना दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है राजेश लाल मेहरा जी। और इसके पहले जो थे वो भास्कर चौबे थे, वे 17वें नंबर के थे। ये वर्तमान वाले जो है 18वें नंबर के हैं। तो इनकी सूची भी आप एक बार ज़रूर यहाँ पर देख लें, एक को देख कर जाएँ कौन कौन कब कब रहे। रेगे जी रहे हैं, HC सेठ जी रहे हैं, मुसरान साहब रहे हैं,
है ना, राधा कृष्णन जी रहे, MP श्रीवास्तव जी रहे, तिवारी सिन्हा जी, है ना, उसके बाद सुंदरम जी, उसके बाद पीटर साहब, शर्मा जी, जैन कौल जी, ओम प्रकाश मेहरा जी, विनय शंकर दुबे जी, प्रदीप कुमार जोशी जो UPSC के चेयरमैन रहे वो भी रहे, अशोक कुमार पांडे जी, विपिन बिहार जी, भास्कर चौबे जी और वर्तमान में राजेश लाल मेहरा जी, है ना। तो ये आप जरूर इसको एक बार देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाएं हमने देखी और MPPSC हमने देखा कि 118(3) के अंतर्गत MPPSC है और पूरा का पूरा मैंने बताया कि गवर्नर साहब जो है इसकी नियुक्ति स्टेट PCS की करेंगे और स्टेट PCS को लेकर भी वही सारी बातें हैं जो कि यहाँ पर हमने पढ़ी थी। 315 में जैसे हमने बताया था कि भाई UPSC की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति के पास देता है। सेम यही बात स्टेट PCS राज्यपाल करते हैं, त्यागपत्र वो राज्यपाल को देते हैं। वहाँ 6 और 65 था, यहाँ 6 और 62 है ना। ज्वाइंट के लिए वो जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। 317 में पद से हटाने वाली बातें हैं, है ना। और उसके बाद जो है 316 में जो है वो लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति वाली बात है, कार्यकारी अध्यक्ष वाली बात है। इसके बाद 318 की बात करें तो सेवा शर्तों के बारे में बात है। जितनी भी सेवा शर्तें मध्य प्रदेश में जो सेवा शर्त अधिनियम 1973 चल रहा है, ये जरूर पूछ सकता है क्योंकि इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मध्य प्रदेश जो ये सेवा शर्त अधिनियम है 1973 चलता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जब पिछली बार ये पूछ सकता है कि MPPSC जो है वो 315 की धारा 118(3) के तहत बना है, आर्टिकल 315 की धारा 103 के तहत बना है, धारा 3 118(3। तो ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें क्या है 27 जनवरी 1973, क्योंकि 2023 50 साल पूरे हो रहे हैं लगभग, ठीक है। वेतन, सेवा शर्तें, तमाम चीज़ें वही हैं जो वहाँ पे पढ़ी थी अपन ने। वहाँ पर 300 हमने 19 में देखा था कि अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति को लेकर बात की गई थी, नहीं होगी। 320 में आयोग के कार्यों के बारे में बात किया गया था। 321 में कार्यों के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। 322 में जो भी राज्य की संचित निधि पर भारित होने वाली बात थी। और 323 में रिपोर्टिंग की बात थी कि वो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट समय समय पर देंगे आवश्यकता पड़ने पर। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको यहाँ देखना चाहिए और यहाँ से इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ पे किस चीज़ की ट्रेनिंग होती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हो सकता है प्रश्न कुछ घुमा फिरा के ट्रेनिंग सेंटर से पूछ ले, है ना। क्योंकि किरण अग्रवाल कमेटी बनी है जिसने जो है ट्रेनिंग को लेकर कुछ बातें करी हैं, तो निश्चित तौर पर ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ना। किरण अग्रवाल कमेटी बनी हुई हाल में। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जो है ये देश का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर है। 59 में मसूरी में बना था, उत्तराखंड में, कार्मिक मंत्रालय के अंदर में। IAS की ट्रेनिंग यही होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी जो है वो 48 में माउंट आबू में बनी थी, राजस्थान में। और कोहली कमेटी की सिफारिश पर नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका किया गया था। पहले ये हैदराबाद में थी, हैदराबाद से जो है इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है माउंट आबू से हैदराबाद शिफ्ट किया गया था, गृह मंत्रालय के अधीन है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी जो है ये देहरादून में है, 38 में बना था, 87 में नाम बदलकर इसका इंदिरा गांधी हुआ था। और ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। और ये तीनों ही अखिल भारतीय सेवाएं। IAS की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में होती है ना, लिबासा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल में जो है वो IPS की ट्रेनिंग होती है फाउंडेशन कोर्स के बाद। और फॉरेस्ट वाली जो ट्रेनिंग है वो आपके देहरादून में होती है, इंपॉर्टेंट है। विदेश सेवा के लिए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो अध्ययन स्कूल है आपके 1986 में दिल्ली में बना, वहाँ ट्रेनिंग होती है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश में जो नरोहा एकेडमी है, RCVP नरोहा एकेडमी, यहाँ पर ये ट्रेनिंग होती है। और सागर में जो है जवाहरलाल नेहरू सागर एकेडमी जो है, यहाँ पर जो है DSP की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जैसे यहाँ पर दिया कि किस संविधान के किस भाग में जो है लोक सेवा आयोग और इसके बारे में बात की गई। तो भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है बात? भारतीय संविधान के भाग नंबर 14 में की गई है। भाग नंबर 14 में इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा का गठन कब हुआ ये पूछ लेगा। 1 नवंबर 56 को हुआ, है ना। इस तरीके से सिंपल प्रश्न पूछ सकता है। ये क्वेश्चन था अभी MPPSC में, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। MPPSC ने क्या क्वेश्चन पूछा था, ये पूछ लिया था अभी MPPSC ने। कई बच्चों को ये गलत हो गया, अंदर से पूछ लिया था, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा स्थापित किया गया? 118(3), है ना। ये वाला आप याद करके जाना है, 118(3), ये पूछा था अभी इन्होंने।
तो लगभग लगभग मान के चलिए कि आप यहाँ पर जितनी मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकते हैं वो सारे कवर हमने यहाँ पे करे। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, सीएजी हम करेंगे कंट्रोलर अकाउंटर जनरल। कंट्रोलर अकाउंटर जनरल के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में मैं बता दूं कि कंट्रोलर अकाउंटर जनरल जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, सीएजी का एक महत्वपूर्ण पद है। कंट्रोलर अकाउंटर जनरल 148 से लेकर के है। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, इसका परिचय देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है, क्या इसकी स्वायत्तता है और क्या इसके कार्य और शक्तियाँ हैं। तो सीएजी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सीएजी के बारे में बिल्कुल हम बुनियादी बातें सीधे डायरेक्टली यहाँ पर कवर करते हैं कि कौन कौन से सीएजी अब तक रहे हैं, क्या अनुच्छेद के भाग रहे हैं। तो पहली बात तो भाग 5 में ये है, और भाग 5 में जो है सीएजी के बारे में यहाँ पर बातें की गई हैं। तो भाग 5 में 2019 में पूछ लिया था, कार्य वगैरह पूछे थे, सीएजी के 149 पूछा था। तो ये 148 जो है, 148 में सीएजी की नियुक्ति को लेकर बातें की गई हैं, है ना। 148 में सीएजी की नियुक्ति है। सीएजी के कार्य और शक्तियाँ जो है 149 में है ना। पहली बात तो भाग 5 में है, ये 52 से लेकर जो 151 तक है, तो इसमें भाग 5 में, और भाग 5 में भी 148 से 151 में है। 50 में संघ और राज्य के खातों के बारे में विवरण सीएजी की सलाह पर ही होता है। जितने भी संघ और राज्य के खाते होते हैं, है ना, यूनियन एंड द स्टेट शैल बी द कीप इट इन द सच फॉर्म द प्रेसिडेंट में टू द एडवाइस ऑफ द सीएजी। जितने भी खाते हैं उनका विवरण इसमें होता है 100। और 151 के तहत जो है रिपोर्टिंग को लेकर के यहाँ सीएजी के बारे में पूरी डिटेल की बातें की गई हैं। तो 148 को थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेते हैं, है ना, उसके उपभागों को तोड़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं उससे आते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं कि 148 में जो है बोला गया कि भारत का एक सीएजी होगा, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, पहले नरहरि राव थे। उसके बाद 148(2) में बोला है कि अनुसूची के तहत उसकी शपथ के बारे में, 148(1) में बोला है कि भारत का एक सीएजी होगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगी। 148(2) में शपथ के बारे में बात है। 148(3) में वेतन शर्तें, है ना, 6 साल या 65 साल जो भी हो, 2.5 लाख रुपये सैलरी मिलती है। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद वो धारण नहीं करेगा ना, विल नॉट होल्ड द ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द रिटायरमेंट, वो कोई पद धारण नहीं करेगा। और 148(5) में जो है वो सीएजी के प्रशासन के नियम जो है सीएजी की सलाह से राष्ट्रपति काम कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और 148(6) में ये कहा है कि सीएजी का जो वेतन है और जो व्यय है वो संचित निधि पर क्या होगा, आपका भारित होगा। तो ये आपको याद रखना। 149 में आपके सीएजी के कर्तव्य हैं, और सीएजी के कर्तव्यों को लेकर के यहाँ पर बात की गई है 149 में सीएजी के कर्तव्य। ये 2019 की पीएससी के कर्तव्य कायम है। 149 में सीएजी के कर्तव्य हैं, कर्तव्य और शक्तियाँ। 50 में उसके प्रारूप है, सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा वर्किंग। और सीएजी की रिपोर्ट प्रतिवेदन के बारे में बात है। संघ में ये राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति जो है संसद के पास रखेगा, राज्य में जो है वो राज्यपाल। और ये और सीजीए कंट्रोल अकाउंटर जनरल जो है एक पद लाया गया 76 में, है ना, ये सीएजी के सपोर्ट के लिए। तो 149 में ड्यूटी पावर है, अकाउंट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन, ये 150 में है। रिपोर्टिंग के बारे में 151 में यहाँ पर जो है वो बातें की गई रिपोर्टिंग के बारे में। तो सीएजी लगभग मान के चलिए जितना काम का है वो अपन ने यहाँ पे देख लिया। एक इम्पॉर्टेंट है, वो कई बार पूछ लेता है, उसको आप जरूर याद रखें। आर्टिकल 279 हम बात करते हैं, शुद्ध आय की बात करता है। शुद्ध आय मतलब एक नेट प्रोनीड्स की बात करता है। वो कहता है कि जितने भी कर या शुल्क हैं उनकी प्राप्तियाँ जिनका संग्रहण की लागत शामिल नहीं है, उसकी गणना जो है वो कंट्रोलर अकाउंटर जनरल की द्वारा प्रमाणित की जाती है। और कंट्रोलर अकाउंटर जनरल जो है वो उसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि सीएजी को कुत्ते की तरह नहीं बल्कि जासूसी कुत्ते की तरह कार्य करना चाहिए, ताकि जो करप्शंस वगैरह होते हैं उसको सीएजी रोक पाए। और भारत में जितने भी बड़े बड़े करप्शंस हुए उसमें सीएजी जैसे महत्वपूर्ण पद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये निश्चित तौर पर ये वाला यहाँ पर आप जरूर याद रखिए। 279 में शुद्ध कर के बारे में बात करते हैं। हो सकता है प्री में क्वेश्चन पूछ ले, निम्नलिखित में से सीएजी से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। 148, 149, 151, 279 कूट दे दे, केवल 3, केवल 2, 1 और 2 उपरोक्त सभी हैं, तो उपरोक्त सभी है। 279 भी सीएजी से रिलेटेड ही है ना। लगभग मान के चलिए सीएजी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर है। सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान कौन करता है, सीएजी किसके द्वारा के पद का प्रावधान कायम है, संविधान के द्वारा ही ये पद कहीं ना कहीं इसमें दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। सीएजी से क्वेश्चन, और बाबा साहब अम्बेडकर ने
जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने सबसे महत्वपूर्ण पद भारतीय संविधान का माना है सीएजी के पद को। कंट्रोलर काउंटर जनरल से इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में सीएजी हैं भारत सरकार के, है ना। कौन है ये पूछ सकता है। पहले कौन थे? नरहरि राव थे। ज़रूर इसको आप देख कर जाएँ, एक बार पढ़ कर जाएँ, पढ़ लेना चाहिए ताकि चीज़ें जो है वहाँ पर आपको तकलीफ ना दें, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। बात नीति आयोग के बारे में, ठीक है क्या? नीति आयोग भी बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, इसको भी हम देखेंगे थोड़ा स्पीड के साथ। नीति आयोग की पृष्ठभूमि पे हम जाएंगे, परिचय देख लेंगे, क्या स्ट्रक्चर है, क्या उद्देश्य है, क्या सिद्धांत, क्या शाखाएं हैं, क्या तथ्य हैं, क्या संभावना क्वेश्चन के आने की है। तो सबसे पहले भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास प्लान था कि हम कोलंबो जाके श्रीलंका के कोलंबो प्लान को लाएं। देखिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने रशिया जाके वास प्लान को लाया और वास प्लान पर बेस्ड हमने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया। और योजना आयोग हमारे यहाँ काम कर रहा था वो टॉप टू बॉटम की रणनीति पर 2014 में हमको ऐसा लगा, सरकार जब बदली तो हमने जो है वो बदलाव करने की कोशिश की। हमने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम की एक महत्वपूर्ण संस्था बनाई, है ना। एस बेरी जो वर्तमान में इसके नए उपाध्यक्ष भी बने हैं, आप ज़रूर उसको याद रखें। और उसके बाद जो है हमने जो है नीति आयोग को लाया और नीति आयोग को हमने 1 जनवरी 2015 को एक केंद्रीय आदेश के द्वारा इस्टेब्लिश किया और 1 जनवरी 2015 को ये एक आदेश के माध्यम से हमने यूनियन कैबिनेट के माध्यम से हमने नीति आयोग लाया। और नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक एक आयोग था, हालांकि एक थिंक टैंक की भूमिका में था और एक टीम इंडिया के रूप में काम करने वाली महत्वपूर्ण संस्था के तौर पर था। प्रधानमंत्री भारत के इसके अध्यक्ष होंगे, तय किया गया। उपाध्यक्ष इसमें जो है वर्तमान में बेरी जी को बनाया गया है ना। इसके पहले भी उपाध्यक्ष जो थे वो राजीव कुमार थे, जिनको अभी हाल ही हटा दिया गया है ना। उनका कार्यकाल पूरा हो गया था और ये भी प्री में क्वेश्चन पूछा था, है ना। पहले उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे। जो उपाध्यक्ष होते हैं वो ही मुख्य तौर पर कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं, सारी जिम्मेदारियाँ उन्हीं के कंधों पर होती है ना। तो ये बेरी आप याद रखना, है ना। राजीव कुमार हट गए और बेरी जी बन गए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ही जो है अमिताभ कांत जो है पहले CEO थे, है ना। अभी उनको याद रखेंगे, अमिताभ कांत जी को। पूर्णकालिक मेंबर हैं कुछ, विनोद पाल जी हैं, लोक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करते हैं वहाँ पर। विजय कुमार सारस्वत जी हैं जो DRDO के सचिव हैं। रमेश चंद्र जी हैं जो एक कृषि विशेषज्ञ हैं और MSP को लेकर के इस समय इनकी अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। और नीति आयोग का जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रमोट करना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, भागीदारी लेवल को और बॉटम टू टॉप अप्रोच है। योजना आयोग जहाँ पर टॉप और बॉटम अप्रोच था, वहाँ पर नीति आयोग की जो अप्रोच है वो बॉटम टू टॉप है और रूरल लेवल पर एक प्लानिंग को लेकर काम कर रहा है और कहीं ना कहीं समाज के पिछड़े कमजोर तबके के लिए काम कर रहा है। अंत्योदय इसका प्रमुख टारगेट है, अभिशासन है, समावेशिता है और एक जन सहभागिता है, जनसंख्या लाभांश है, सस्टेनेबिलिटी है। कहीं ना कहीं ये कुछ बेसिक सिद्धांत है ना। इसकी एक रिसर्च शाखा है, एक टीम ब्रांच है इसकी, एक थिंक टैंक के रूप में काम करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। तो नीति आयोग एक बहुत बढ़िया मॉडल है। और हाल ही में जो नीति आयोग का सूचकांक जारी हुआ उसमें पहला नंबर कर्नाटका का है, अंतिम स्थान बिहार का है, मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है। ये ज़रूर पूछ सकता है कि जो नीति आयोग का सूचकांक है उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश की स्थिति 13वीं है, आप याद रखें। नीति आयोग की रिपोर्ट में पहला नंबर कर्नाटक है, अंतिम बिहार है, मध्य प्रदेश की नंबर 13वें नंबर पर, उसका स्कोर 20 के आसपास, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रश्न संदर्भित हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और आत्मनिर्भर भारत को लेकर नीति आयोग इस समय काम कर रहा है ना। तो वर्तमान CEO जो है वो कौन है, वर्तमान जो है उपाध्यक्ष कौन है, इस तरीके के प्रश्न जो है निश्चित तौर पर नीति आयोग टॉपिक से बन सकते हैं। नीति आयोग को आप ज़रूर एक बार ज़रूर देख कर जाएँ, है ना। नीति आयोग से मैं मान के चल रहा हूँ कि एक प्रश्न यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। सारे आयोग देखने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, पढ़ना सब कुछ है ना। सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। हमने इसके पहले भी कुछ यूट्यूब पे जो है अपने कुछ आयोग कराए हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ों को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देख लें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देख लें कौन कौन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की थीम है। सबसे पहले तो यहाँ की इसकी पृष्ठभूमि देख लेंगे, परिचय देख लेंगे, क्या क्या धाराएँ हैं ना। 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पहले एक्ट के तौर पर पढ़ना होता था, आजकल हम इसको इस संदर्भ में पढ़ते हैं। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, मानवाधिकार क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर जो है वो है ह्यूमन राइट है, उसके बाद जो है वो लीगल राइट है और उसके पहले जो है फंडामेंटल राइट। मतलब ह्यूमन राइट इज़ ग्रेटर देन लीगल राइट एंड लीगल राइट इज़ ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। तो मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो मानव होने के नाते उसको मिले और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
और भारत में 1993 में जो है मानवाधिकार को लेकर के घोषणा पत्र आया था और उसी समय 12 अक्टूबर 93 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाने पर निर्णय लिया गया था। रंगनाथ मिश्रा जी उस समय पहले चेयरमैन थे और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बढ़िया काम कर रहा है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान संदर्भ को समझें तो अब आप ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना है और स्टेट में भी राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में प्रावधान यहाँ पर है ना। सारी बातें अपन देख कर समझ कर जो है एक एक चीज़ों को अपन यहाँ देख सकते हैं, है ना। हमने पहले भी एक बार आपको रिमाइंडर करा के बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये 12 अक्टूबर 93 की डेट आप याद रखेंगे। और वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा जी जो हैं ये चेयरमैन है, पहले HL दत्तू थे वो हट गए हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वो अरुण कुमार मिश्रा जी। इनकी धाराएं वगैरह आप ना देखें, इतना अंदर नहीं जाएगा वो, है ना। आपको बस याद रखना है कब बना, 12 अक्टूबर 1993 को बना। पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम क्या है, ह्यूमन राइट के लिए काम करना। और इसका कार्यकाल है 3 साल या 70 जो भी पहले हो, इसको जरूर याद रखें। पहले 5 साल था, अब ये 3 साल या 70 जो भी पहले हो, है ना। आयोग के काम वही है, ह्यूमन राइट को लेकर के काम करना, यही आयोग का महत्वपूर्ण काम है। हमने एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया है। जितनी भी जेलें हैं, जितनी भी पर्यावरण से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी ह्यूमन राइट अपना रोल अदा करता है। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी जो है वो 1993 में बनाए गए और मध्य प्रदेश में भी जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, काम कर रहा है बाकायदा वो, ठीक है। और उसके भी फीचर्स वही हैं। तो मध्य प्रदेश जो मानवाधिकार आयोग है वो बना है 13 सितंबर 95 को और वर्तमान में नरेंद्र कुमार जैन जी जो है इसके चेयरमैन हैं, याद रखेंगे आप। वर्तमान में नरेंद्र कुमार जैन जी जो है इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। तो लगभग ये आपका मानव अधिकार आयोग से भी क्वेश्चन बन सकता है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है ना। जो पहला मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग था उसके चेयरमैन जो थे वो खलील उल्लाह खां थे और जब ये 1995 में बना था। और वर्तमान में नरेंद्र कुमार जैन जी जो हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो हैं वो चेयरमैन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन। तो ये आपको याद रखना, नरेंद्र कुमार जैन जी और अरुण कुमार शर्मा जी, ठीक है। और ये डेट याद रखेंगे इसकी 13 अक्टूबर और 13 सितंबर 1995, 13 सितंबर 1995। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग से भी प्रश्न बनने की संभावना है, इसको ज़रूर अच्छे से पढ़कर जाएं, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे पॉइंट, सारा सिलेबस, सारा सब कुछ कवर करना है। हम थोड़ा सा यहाँ पे महिला आयोग पर देख लेते हैं, महिला आयोग से रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो महिला आयोग को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं, महिला आयोग से क्या प्रश्न बन सकते हैं थोड़ा देख लेते हैं कि महिला आयोग से। सबसे पहले तो महिला आयोग में ये क्वेश्चन बन सकता है कब बना, ठीक है। इसका गठन, स्ट्रक्चर, कौन इसका अध्यक्ष है, वर्तमान में पहले कौन था, पदावधि, कार्यकाल, इसका क्या वर्किंग पैटर्न होता है। तो महिला आयोग को लेकर ये पूछा जा सकता है भाई ये कब बना। ये बना ये 31 जनवरी 1992 को, 31 जनवरी 1992 को जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। राष्ट्रीय जो है महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था। उस समय जयंती पटनायक जी को चेयरमैन बनाया गया था। बाद में फिर मोहिनी गिरी बनी, फिर विभा पार्थ सारथी बनी, फिर पूर्णिमा अडवाणी जी, फिर गिरजा व्यास 2 कार्यकाल रही, फिर ममता शर्मा जी रही, फिर ललिता कुमार मंगलम रही, वर्तमान में रेखा शर्मा जी, है ना। काम अच्छा कर रही हैं वो, 9वें नंबर की जो है वो इस समय आयोग की अध्यक्ष हैं। और ये महिला से संबंधित मुद्दों पर, महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर ये काम करता है। और एक जो है आपके आलोक कुमार करके IAS ऑफिसर हैं, उनको पहली बार महिला आयोग में एक पुरुष है, उनको जो है एज ए मेंबर जो है सरकार ने अपॉइंट किया है। और महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल होता है, केंद्र सरकार ही इसको अपॉइंट करती है, केंद्र सरकार के हिसाब से काम करता है। और महिलाओं संबंधित जितने भी संवैधानिक और कानूनी प्रावधान है उनको लेकर के ये अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार के पास देती है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो महिला आयोग है, मध्य प्रदेश महिला आयोग जो है वो बना है 23 मार्च 1998 को। मध्य प्रदेश का जो महिला आयोग बना है वो 23 मार्च 1998 को बना है। और मध्य प्रदेश के महिला आयोग की स्थापना 23 मार्च 1998 को की गई। वर्तमान में जो है वो शोभा ओझा ये महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। हालांकि अभी इनका हाईकोर्ट में एक इशू चल रहा है जिसमें इनके अध्यक्ष पद को लेकर चुनौती दी गई है, क्योंकि 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इनको इस पद पर लाया गया था। बाद में जो है कुछ कंट्रोवर्सी हो गई तो ये फिर जो है
अभी भी कंटिन्यूस पद पर हैं, है ना। राज्य महिला आयोग को लेकर हमने कुछ बातें यहाँ पर आपको बताई। राज्य महिला आयोग का काम वाम हमने बता दिया। और राज्य महिला आयोग को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय महिला आयोग को लेकर क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना उसकी डेट याद रखेंगे आप, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग बना। रेखा शर्मा जी जो है 90 नंबर की जो है अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहले अध्यक्ष कौन थी? जयंती। वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा है ना। महिला आयोग का काम क्या होता है? महिलाओं को लेकर के जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स वो चलाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। वही 3 साल या 70 जो भी पहले हो, है ना, इसके लिए प्रावधान किया गया है। 3 साल या 70 जो भी पहले हो। और स्टेट ह्यूमन कमीशन मैंने बता दिया, शोभा ओझा जी इसकी चेयरमैन है। तो ये महिला आयोग को भी आप ज़रूर देख कर जाएँ, निश्चित तौर पर यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अब हम बात करेंगे नेशनल कमीशन ऑफ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर, जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि पर हम चले जाएंगे, क्या क्या इसकी पृष्ठभूमि है, क्योंकि अभी तक इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो इस बार हम मान के चल रहे हैं कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से पूछा जाए। 2005 में बनाया गया। एक्चुअल में क्या हुआ, 1988 में गुरुपद स्वामी कमेटी बनी जिसने चाइल्ड लेबर को लेकर काम किया। बाद में कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने BBA बचपन बचाओ अभियान चलाया, पूरे विश्व के अंदर उन्होंने 20 लाख ऐसे कार्ड बांटे BBA के तहत, जिसमें बाल श्रम को लेकर के उन्होंने आंदोलन चलाया। और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला मलाला यूसुफजई के साथ 14 में। प्री में इसलिए क्वेश्चन भी था कि भाई कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? बाल श्रम से जुड़े हैं। और भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। 1988 में गुरुपद स्वामी कमेटी बनी इसके लिए। और UNO ने 1986 में जो है वो चाइल्ड लेबर को लेकर के एक ईयर घोषित किया। और उस समय इस तरीके का नेशनल लेवल पर प्रेशर बना, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक भारत में ही है ना। तो हमारे यहाँ आवश्यकता बन गई कि हमको इस प्रकार का एक कमीशन बनाना पड़ा, और इसीलिए हमने कमीशन बनाया। तो हमने 20 नवंबर 1989 को UNO के बाल अधिकार पद पर हस्ताक्षर किए, और वो 2 सितंबर 90 को लागू हुआ। बाद में भारत 11 दिसंबर 1992 को जो UNO का बाल अधिकार जो संरक्षण अधिनियम था उससे जुड़ा। और इस तरीके से भारत में बाल संरक्षण को लेकर 2005 में एक आयोग बनाया गया। और हमारे यहाँ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है वो 5 मार्च 2007 को बना। और 5 मार्च 2007 को बना, और 5 मार्च 2007 को हमने ये बाल संरक्षण आयोग बनाया। और ये जिस तरीके से हमारे यहाँ काम कर रहा है चाइल्ड के लिए, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। 5 मार्च 2007 को ये बना राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। 2005 में धारा 3 के अंतर्गत यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका है। 0 से 18 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। हालांकि इसको 0 से 14 करने पर बात चल रही है, क्योंकि जुनाइल एक्ट को लेकर अभी कंट्रोवर्सी भी बीच में चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था। शांता सिन्हा इसकी पहली चेयरमैन है। प्रियंका कानूनगो वर्तमान में शांता सिन्हा, कुशाल सिंह, स्तुति नारायण काकर और प्रियंका कानूनगो, अब तक 4 लोग ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के मेंबर रह चुके हैं। कुछ प्रावधान है इसके जो चाइल्ड लेबर को लेकर के पॉलिसी चलाते हैं, उनको लेकर के बातें करते हैं, और बाल अधिकारों को लेकर के इस तरीके के विचार देते रहते हैं। इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार संसद में रखती है, और राज्य सरकार जो है वो स्टेट लेजिस्लेशन के पास में रखती है। भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद है जहाँ पर इसको लेकर के बातें की गई हैं। हम उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे अनुच्छेद 21A है। ये बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है शिक्षा देने की बात करता है। और इसके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया है यशपाल कमेटी के रिकमेंडेशन पर। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कामों में नहीं लगाएंगे। हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP में वहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग आयोग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, वहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, हम इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। विदाउट इंस्टीट्यूशन नो कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिट 6 में पढ़ना पड़ेगा। तो राज्य के बच्चों के विकास को लेकर 39E में बात है, DPSP में 45 में बात है कि 0 से 6 साल के बच्चों का डेवलपमेंट, और 51K में ये मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी है। और भारत में पास्को कानून इस समय चर्चा में है, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ पास्को को लेकर के कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है आए दिन। तो पास्को कानून का फुल फॉर्म पूछ सकता है वो प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। और इस एक्ट में जिसकी भी गिरफ्तारी होगी उसको 20 साल की सज़ा मिलती है। अभी कुछ हमारे जो विवादित जो धर्म से संबंधित लोग हैं वो इस पास्को एक्ट को लेकर जो है अभी जेल में भी है, 20 साल की जेल काट रहे हैं, है ना। उनका मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है ना। तो 20 साल की जो है ये पोर्नोग्राफी को लेकर के जो है यहाँ पर ये इस प्रकार का कानून है। और ये 5 मार्च 2007 को बाल संरक्षण आयोग बना है। प्रियंका कानूनगो इसकी वर्तमान में चेयरमैन है।
और पास्को कानून जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट कानून है। पास्को कानून जो 2009 में इसमें संशोधन हुआ, पास्को कानून 12 में आया था और इसके तहत जो है 20 साल की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से हम मान के चल रहे हैं कि प्रश्न आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति को लेकर के, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। प्रश्न यहाँ पर भी बन सकता है, थोड़ा सा अब यहाँ पर रिमाइंडर कर लेंगे, चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पर चलते हैं, पृष्ठभूमि को लेकर बात करते हैं, परिचय को लेकर बात करते हैं, है ना। तो शेड्यूल कास्ट आयोग को लेकर भारतीय संविधान में 338 में प्रावधान है। 338 से प्रावधान करता है कि भारत में अनुसूचित जाति को लेकर के यहाँ पर आर्टिकल रखा गया है और भारत में जो है पहले शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट दोनों एक ही थे, दोनों का आयोग एक ही था, लेकिन जो है फरवरी 2004 को 19 फरवरी को जो 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ तो शेड्यूल कास्ट के लिए 338 और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है वो 338A लाया गया। बाद में 102वें संविधान संशोधन से 338B में जो है वो अन्य पिछड़ा वर्गों को भी यहाँ पर डाल दिया गया। तो सूरज भान जी पहले चेयरमैन थे, एल मुरुगन के बाद जो है और राम कठेरिया अभी कुछ दिन पहले हट गए, तो विजय सापला वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। और शेड्यूल कास्ट आयोग जो है वो फरवरी 2004 में स्टैब्लिश हुआ था भाग 16 के अंतर्गत, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, है ना। और जो है ये एल मुरुगन के बाद जो है अरुण हल्दर जो है वर्तमान में उपाध्यक्ष बन गए इसके, और ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंदर में है। पूछ सकता है शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन कौन है, विजय सापला वर्तमान में, रामशंकर कठेरिया का कार्यकाल खत्म हो गया है और एल मुरुगन की जगह अरुण हल्दर को जो है इसका नया उपाध्यक्ष यहाँ पर बना दिया गया है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, 5 सदस्यीय आयोग है, संवैधानिक आयोग है। 338 के में यह आयोग का गठन होता है, राष्ट्रपति जी इसमें नियुक्ति करते हैं। काम वही है, जब भी शेड्यूल कास्ट के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उनसे संबंधित मामलों को उठाने का काम ये करते हैं, उनके लिए पैरवी करने का काम करते हैं, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के काम करते हैं। इनका रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, वहाँ से पार्लियामेंट में जाता है और स्टेट का जो शेड्यूल कास्ट आयोग होता है उसका सीधे विधानमंडल के पास यहाँ पर जाता है। आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि ये आपको MPPSC में स्टेट वाला भी पूछ सकता है, ठीक है। MPPSC में स्टेट वाला भी आपको पूछ सकता है, तो स्टेट वाला भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, है ना। राज्य वाला तो आपको याद रहेगा, है ना। शेड्यूल कास्ट का जो है वो आपके विजय सापला है, शेड्यूल कास्ट का जो है वो आपके विजय सापला है। और मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल कास्ट के मध्य प्रदेश में वो हैं आपके भूपेंद्र सिंह आर्य, है ना। मध्य प्रदेश में जो है वो है भूपेंद्र सिंह आर्य, है ना। तो पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश शेड्यूल कास्ट आयोग के चेयरमैन कौन है, भूपेंद्र सिंह आर्य है। और ट्राइब वाले के जो है वो नरेंद्र मरावी है ना। और देश में जो है वो हर्ष चौहान है, अपन देख लेंगे अभी। तो ये भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद है, आर्टिकल 315 जो शैक्षणिक आरक्षण की बात करता है ना। शेड्यूल कास्ट आयोग के चेयरमैन नेशनल लेवल पर जो है विजय सापला है, उपाध्यक्ष जो है वो अरुण हल्दर है, स्टेट में जो है भूपेंद्र सिंह आर्य जो है मध्य प्रदेश शेड्यूल कास्ट आयोग के चेयरमैन। शेड्यूल ट्राइब के जो है राष्ट्रीय स्तर पर हर्ष चौहान है, मध्य प्रदेश में नरेंद्र मरावी है, याद रखना है आपको। कुछ प्रावधान है शेड्यूल कास्ट को लेकर, SC/ST शब्द को पहली बार ठक्कर बापा ने दिया था, आपको याद रखना है। आर्टिकल 15 में जो है वो एजुकेशनल रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत है। इसलिए एरिया पेरोलम कमेटी आई थी, उसने सिविल संरक्षण प्रोटेक्शन एक्ट 1955 के बारे में बात भी की थी। यहाँ पर ये सिविल संरक्षण प्रोटेक्शन 55 है ना, ये 95 नहीं है। तो सिविल संरक्षण प्रोटेक्शन एक्ट 1955 आया था, एरिया पेरोलम कमेटी की रिकमेंडेशन पर। एट्रोसिटी एक्ट आया था 1989 में। और पिज़्ज़ा कानून जो है ये जो है अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अपना लागू भी किया है 1996 में, पिज़्ज़ा कानून। तो आपके प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अपने लागू किया है, इसलिए कहीं ना कहीं ये पिज़्ज़ा कानून इंपॉर्टेंट है। 330 में लोकसभा की सीटों के लिए आरक्षण है और जो है 332 में जो है राज्यसभा की सीटों के लिए कहीं ना कहीं आरक्षण है। तो ये अनुसूचित जाति आयोग आपका लगभग कंप्लीट हुआ है। और अनुसूचित जाति आयोग के समान ही अनुसूचित जनजाति आयोग है, और अनुसूचित जनजाति आयोग भी आपको इसी तरीके से 338 में 38A में याद रखना है। 338A को आपको याद रखना है कि 338A को लेकर के एक एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि फरवरी 2004 में 19 फरवरी को चेंज हो गया। 2004 में चेंज हुआ, 338A भाग 16 में जो है वो शेड्यूल ट्राइब आ गया। पहले चेयरमैन जी कुंवर सिंह थे और अभी नंद कुमार साई के बाद जो है वो हर्ष चौहान जी नए चेयरमैन हो गए। और संविधान जो है अनुच्छेद 338 में जो है वो शेड्यूल ट्राइब के बारे में प्रावधान यहाँ पर किया गया है।
एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष सहित 3 मेंबर होंगे। और मध्य प्रदेश का जो राज्य शेड्यूल्ड ट्राइब आयोग है उसके प्रमुख जो है वर्तमान में नरेंद्र मरावी जी हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के ये आयोग जो है काम करता है। और शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, आपको ज़रूर इसको याद रखना चाहिए। और मध्य प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब के अध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके नरेंद्र मरावी जी, याद रखेंगे। अब हम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 338B में डाला गया है और 102वें संविधान संशोधन के कारण ये इंपॉर्टेंट है। इसकी पृष्ठभूमि देख लेंगे, परिचय, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आयोग की संरचना, रिपोर्ट, क्या क्या इसके काम है थोड़ा देखेंगे। मुख्य परीक्षा में तो खैर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 340 में ओबीसी के बारे में प्रावधान था। 53 में काका कालेलकर आयोग बना था 29 जनवरी को। बाद में 79 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग बना और मंडल आयोग की रिकमेंडेशन पर ओबीसी को 27% आरक्षण की बात की थी। इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि इंदिरा साहनी केस ये कहता है कि भाई 50% के ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए। और अभी रोहिणी आयोग सरकार ने बनाया है जो इस समय ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने को लेकर अपनी बात पर विचार कर रहा है। और 102वां जो संविधान संशोधन है उसमें ये साफ कहा गया है कि 102वां संविधान संशोधन जो 123वें नंबर का बिल था 338B के अंतर्गत जो है 338B के अंतर्गत जो है यहाँ पर जो है प्रावधान किए गए हैं और ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो 4 अगस्त 93 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। 2018 में 338B के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया और भगवान लाल साहनी जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन है। पहले चेयरमैन इसके RN प्रसाद थे। ठीक है, प्रावधान सेम है साहब वही। अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़ाई ये आयोग लड़ता है क्योंकि इस समय रोहिणी आयोग चर्चा में, इसलिए ये चर्चा में। और अभी जो आयोग है वर्तमान में उसमें भगवान लाल साहनी जी अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ लोकेश कुमार प्रजापति इसके उपाध्यक्ष हैं, सुधा यादव जी, कौशलेंद्र सिंह पटेल जी और भालोज आचार्य इसके अन्य मेंबर हैं। और अन्य पिछड़ा आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में भी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी हैं और उन्होंने हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है वो 35% आरक्षण दिए जाने की मांग कही है। हालांकि हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 14% से अधिक आरक्षण देने को लेकर अभी हाल ही में एक टिप्पणी भी की है। ठीक है, मामला विचाराधीन है, इस पर टीका टिप्पणी से हम बचना चाहेंगे। ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और ये देखिए मध्य प्रदेश के अंदर 13 मार्च 1993 को अन्य पिछड़ा आयोग बना। पहले इसके चेयरमैन जो थे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के ओबीसी के वो बसंतराव उइके थे। वर्तमान में श्री गौरीशंकर बिसेन जी जो है वो 9वें चेयरमैन के तौर पर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जरूर इसको देख लें आप एक बार, परीक्षा में ये निश्चित तौर पर प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये 13 मार्च 93 को बना, 3 साल का इसका टेन्योर होता है। बसंतराव उइके, गौरीशंकर बिसेन, इतने आप 3 चीज़ों को आप यहाँ याद रखें। ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 27% आरक्षण को लेकर इस समय चर्चा चल रही है। और क्रीमी लेयर को लेकर भी इन्होंने अभी जो है जो वाल्मीकि कमेटी, जयशंकर प्रसाद कमेटी, ये तमाम कमेटियाँ जो है ये क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाने को लेकर भी अभी जो है केंद्र स्तर पर काम कर रही है ना। तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद जो हम अगली बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं अगला जो है सूचना आयोग पे बात करने वाले हैं। सूचना आयोग भी बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। सूचना आयोग को लेकर हम पृष्ठभूमि, परिचय वगैरह पर चर्चा करेंगे, आयोग के कार्य, उसके हटाने की प्रक्रिया। तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, बहुत महत्वपूर्ण कमीशन है। सूचना, ये जो स्वीडन के ओम्बुड्समैन है, इस पद को लेकर के ध्यान में रखकर इस पद को लाया गया। 12 अक्टूबर 2005 को इस महत्वपूर्ण पद को लाया गया। और वजाहत हबीबुल्ला जो है इसके पहले में चेयरमैन तो अभी YK सिन्हा है ना, यशोवर्धन सिन्हा जो है, यशोवर्धन कुमार सिन्हा जो वर्तमान में इसके चेयरमैन है। 12 अक्टूबर 2005 को जो है वो आपके ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये आपके संगठन जो है इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, जिसका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 12 अक्टूबर 2005। और YK सिन्हा इसके जो है वर्तमान में चेयरमैन और इस सूचना के अधिकार को लेकर के जो है तमाम बातें करता है। और सूचना जब भी उपलब्ध करानी हो तो हम आयोग के माध्यम से सूचनाएं अपनी मंगवा सकते हैं। ठीक है क्या, इसको लेकर के डिटेल में कई आंदोलन भी चल रहे हैं। ठीक है, तो राज्य सूचना आयोग को लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राज्य सूचना आयोग भी जो है मध्य प्रदेश में बना, भारत में बना 12 अक्टूबर 2005 को, मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया 22 अगस्त 2005 को। अभी अरविंद कुमार शुक्ला जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है, अरविंद कुमार शुक्ला। इसको जरूर आप देख लें, केंद्रीय सूचना आयोग को। कौन चेयरमैन वर्तमान में है, कब बना, ये इंपॉर्टेंट है। MP का जरूर याद करके जाए, वो MP का ज़्यादा पूछ रहा है आजकल। अब हम CVC पे चर्चा कर लेते हैं। CVC जो है ये केंद्रीय जो है आपके सतर्कता आयोग। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं क्या है।
परिचय देख लेते हैं और क्या बैकग्राउंड है इसका। तो ये सतर्कता आयोग वैसे तो हमारे यहाँ जो स्पेशल पुलिस बनी थी 1941 में बनी थी, गृह मंत्रालय के अधीन। बाद में 63-64 में CBI बनी और संथानम कमेटी जो 62 में बनी थी उसकी रिकमेंडेशन पर 64 में जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाया गया। 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। तो आपको ये याद रखना है कि कब बना था, तो 11 फरवरी 1964 को ये बना था। CVC को अभी तक पूछा नहीं गया परीक्षा में, तो निश्चित तौर पर इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से जो है प्रश्न बन सकता है। तो 11 फरवरी 1964 को संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है CVC बना। प्रारंभ में गैर संवैधानिक था, बाद में जो है 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दे दिया गया। इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि ये जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और भ्रष्टाचार नियमावली 1988 के तहत ये कार्रवाई करता है। अभी पहले इसके NM राव चेयरमैन थे, वर्तमान में संजय कोठारी नहीं है, वर्तमान में सुरेश N पटेल जो है वो 25 जून 2021 को जो है सुरेश N पटेल जो है वर्तमान में चेयरमैन है और संजय कोठारी जी का कार्यकाल खत्म हो गया है। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। सुरेश N पटेल का नाम याद रखें। कैसे काम करता है ये, जहाँ पर भी करप्शन हो रहा है तो उससे संबंधित मामलों में ये कार्रवाई करता है, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत, है ना। और उस दौर में जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया, एक वैश्विक परिघटना बन गया, ऐसी महत्वपूर्ण संगठन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके कौन प्रमुख होंगे, उसका चयन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक जो है वो कमेटी के द्वारा किया जाता है। हो सकता है ये प्रश्न पूछ रहे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना कब हुई थी, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना का डेट याद रखेंगे आप। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हो गई थी, इसकी स्थापना 11 फरवरी 11 फरवरी 1964 को स्थापना हुई थी इसकी, 11 फरवरी 1964। ठीक है, तो किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई थी ये? संतानम कमेटी 62 की रिकमेंडेशन पर हुई थी। ठीक है, इसको आप एक बार और थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। CBC को लेकर के थोड़ा सा एक चर्चा कर लेंगे। NGT पे पिछली बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना। हमने NGT पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है यूट्यूब में, आप NGT उसमें पूरा डिटेल एक बार देख सकते हैं। फिर भी हम आपको एट ए ग्लांस कर देते हैं, है ना। NGT जो है ये बना आपका 18 अक्टूबर 2010 को, और ये पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामलों में जो है सुनवाई करता है। और ये पीताम्बर पंत कमेटी की रिकमेंडेशन पर भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर पहली बार पहल की गई थी, और ये पहल के तहत ही मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, DPSP तमाम जगह पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बात रखी गई। 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना और पर्यावरण संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। लोकेशन सिंह पांटा इसके पहले चेयरमैन थे, उसके स्वतंत्र कुमार सिंह थे, वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल इसके चेयरमैन हैं। और कोई भी कार्रवाई जो है वो NGT में उसकी जो वो इनका कार्यकाल करीब करीब 5 साल का होता है, और इसमें कोई भी जो है कम से कम 90 दिन का समय जो है इसमें कोई भी कार्रवाई के लिए यहाँ पर प्रस्तावित होता है। तो ये कई बार पूछ लेता है ना, जल प्रदूषण 1974 के मामले हो, वन संरक्षण अधिनियम 80 का मामला हो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का मामला हो, ऐसे तमाम कुछ इश्यूज़ हो जिनको लेकर के जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो NGT को लेकर के इस बार 90 दिन वाला जो टाइम लिमिट है उसको लेकर जो है निश्चित तौर पर एक प्रश्न यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पूछा जा चुका है। ठीक है, हम उसको अभी आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, फिलहाल जो है यहाँ पर अगला जो मुद्दा है, तो लगभग जितने आयोग हम करा रहे हैं इनको एक बार आप ज़रूर देख लें, है ना। राज्य खाद्य आयोग एक बच रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। राज्य खाद्य आयोग, तो राज्य खाद्य आयोग कब बना भाई? ये 21 जुलाई 2017 को बना राज्य खाद्य आयोग। ये बना 21 जुलाई 2017 को, और ये खाद्य अधिनियम 2013 के तहत बना। ये भी क्वेश्चन आया था MPPSC में, खाद्य अधिनियम कौन सा है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? 2013 में आया था। और वर्तमान में जो है राजकिशोर स्वान जो है
ये इसके पहले, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ चुकी है पिछली बार, ठीक है। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य इसमें होते हैं राज्य के खाद्य संरक्षण आयोग के अंतर्गत, ठीक है। इसको भी आप ज़रूर एक बार रीड कर जाएं, ठीक है। और मुझे लगता है कि लगभग जितने आयोग ऑन द वे सिलेबस में हैं हमने अमूमन सभी कंप्लीट कर लिया है। एक फ़ाइनल हम रिवीजन यहाँ पे ज़रूर ले लेंगे, और फाइनल रिवीजन हम लेंगे यहाँ पर, जिसमें आपको पूरे आयोग आपको यहाँ पर बता देंगे। हमने पिछली कुछ कक्षाओं में भी हमने जो है आयोग को लेकर अपनी चर्चा की है ना। तो एक बार हम जो है थोड़ा सा जितने भी आयोग हैं उनका एक फ़ाइनल यहाँ पर रिवीजन ले लेते हैं एट ए ग्लांस, है ना, ताकि आपको याद रहे, आपके दिमाग में रहे चीज़ें, भूले ना आप बिल्कुल, है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग की हमने चर्चा करी। भारतीय निर्वाचन आयोग को इस बार अच्छे से देख के जाइए। भाग 15 में है 324 में 25 जनवरी 50 को बना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा है। राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे वर्तमान में 2 अन्य हैं। 6 साल और 65 जो भी पहले हो। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति ही त्यागपत्र देगा, और हटाने का पावर भी राष्ट्रपति को है। सुकुमार सेन पहले थे और अभी सुशील चंद्रा है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में है, भाग 9 के अंतर्गत 94 में बना था। 1 सदस्यीय है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है। एन.बी. लोहानी पहले थे, बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में। संघ लोक सेवा आयोग भाग 14 में है, 315 के तहत है। 1 अक्टूबर 26 को बना था। पहले अध्यक्ष राज ब्रोकर थे, अभी डॉक्टर मोहन सोनी है ना, अभी वर्तमान में डॉक्टर मोहन सोनी है। एमपीपीएससी 315 में है, भाग 14 में है। 1 नवंबर 56 को बना था, धारा 118(3) के तहत। 6 साल या 62 जो भी पहले हो। डीवी रे के पहले थे, भी राजेश लाल मेहरा जी हैं। राजेश लाल कौन है भैया? अभी राजेश लाल जो हैं वह मेहरा जी हैं। इसके बाद सीएजी के बारे में बात की। 148 से 151 में सीएजी का पद है, भाग 5 के अंतर्गत है ना। भाग 5 में 52 से 151 तक है। 26 जनवरी 50 को बना। 1 सदस्यीय निकाय है। राष्ट्रपति संसद द्वारा इसका जो है पदावधि तय किया जाता है। नरहरि राव पहले थे, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में 14 नंबर पर है। शेड्यूल कास्ट आयोग संवैधानिक संस्था 338 में है। 19 फरवरी 2014 को इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया। सूरज भान सिंह वर्तमान में नहीं है, पहले थे, और वर्तमान में जो है विजय सापला है। उपाध्यक्ष अरुण हल्दर हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में है, भाग 16 में है। 19 फरवरी 4 को बना था। 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष, है ना। और कुंवर सिंह टेकाम पहले अध्यक्ष थे, वर्तमान में हर्ष चौहान है, पद रिक्त नहीं है, हर्ष चौहान है। ओबीसी आयोग 338B में हो गया 102वें संविधान संशोधन के बाद। भगवान लाल साहनी जो थे पहले चेयरमैन थे, और वर्तमान में लोकेश कुमार प्रजापति जी को बना दिया गया है। इसको अपडेट कर लेंगे भाई, है ना, इसको अपडेट कर लेंगे। अब बात करते हैं महिला आयोग की। तो महिला आयोग के बारे में देख लें। महिला आयोग 31 जनवरी 92 को बना था, धारा 3 के अंतर्गत। जयंती पटनायक पहली थी, वर्तमान में रेखा शर्मा है। मध्य प्रदेश महिला आयोग 23 मार्च 98 को बना था। शोभा ओझा जी वर्तमान में पहली हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग वर्तमान में जो है ये आपके 12 अक्टूबर 93 को बना था, है ना। और अरुण कुमार शर्मा जी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। बाल संरक्षण आयोग ये 5 मार्च 2007 को बना था। 5 मार्च 2007 को बना था, और 5 मार्च 2007 को बना था। इम्पोर्टेंट ये है कि प्रियंका कानून को वर्तमान में चेयरमैन। केंद्रीय सूचना आयोग ये वजाहत हबीबुल्ला है, वर्तमान में वाई.के. सिन्हा इसके नए चेयरमैन हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये एन राव पहले थे, वर्तमान में जो है वो संजय एन पटेल है ना। सुरेश एन पटेल है, नॉट संजय कुठारी पहले थे, अभी सुरेश एन पटेल है। तो लगभग यहाँ पर आपने देखा। और एनजीटी 18 अक्टूबर 2010 को बना था। लोकेश्वर पांडा पहले थे, आदर्श कुमार गोयल अभी वर्तमान में। राज्य खाद्य आयोग 21 जुलाई 17 को बना। राजकुमार स्वान पहले थे, वर्तमान में भी राजकुमार स्वान ही हैं। तो लगभग ये इंग्लिश मीडियम में भी उसी तरीके का है। ये आपको PDF अवेलेबल करा देंगे हम, है ना। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर देंगे तो हम आपको ये भेज देंगे, ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक जो इस बार के लिए, है ना, इस बार के लिए इम्पोर्टेंट जो है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो परीक्षा में दोबारा भी पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पूछ लिया है तो वो दोबारा नहीं पूछेगा। तो डेफिनेटली आप जो है इसको प्रिपेयर करके जाएं प्रॉपर वे में, और पूरा का पूरा एक बार जो है इसको देख लें। हमने मुख्य परीक्षा के बैच में पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई थी,
है ना। और ये हमने बताया था कि भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण पद हैं जहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंटली है। तो हमने आपको इस सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक बार हम आपको इसको फाइनली रिमाइंडर करा देते हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, एट ए ग्लांस आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो बाकी आप डिटेल में तो मुख्य परीक्षा में आप जब जो समय रहेगा आपके पास तो आप ज़रूर समय देंगे तो वहाँ पर आपको हम बताएंगे। मानवाधिकार आयोग पे मैंने चर्चा की थी आपको। मानवाधिकार आयोग जो है ये 1993 में आया और ह्यूमन राइट सबसे ऊपर है, लीगल राइट उसके बाद जो है वो फंडामेंटल राइट। तो मानवाधिकार से आप क्वेश्चन तैयार करके जाइए। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, और ये मानवाधिकार परिषद 15 मार्च 2006। और निश्चित तौर पे एनएचआरसी का गठन पूछ सकता है कब हुआ, तो एनएचआरसी का गठन हुआ 12 अक्टूबर 93 में, ठीक है। वर्तमान में चेयरमैन एनएचआरसी के जो है वो अरुण कुमार शर्मा है। अरुण कुमार शर्मा को वर्तमान में चेयरमैन बनाया गया है ना। इसके अंतर्गत धाराएं पूछ सकता है, किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 2B के अंतर्गत जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसका गठन किया गया। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो गठन केंद्र सरकार करती है 12 अक्टूबर 93 को बना है। टोटल मेंबर ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, 1 मेंबर फिर 5 फिर 7, टोटल 13 मेंबर हो गए आजकल, है ना। अभी नए नियमावली के अनुसार 13 मेंबर हो गए हैं। और वो जो 13 मेंबर हैं उनको 13 मेंबरों को चुनने का एक जो सिस्टम है वो यहाँ पे रखा गया। 13 मेंबर, पहले ये 4 सदस्य हुआ करते थे, अभी 7 और 5 12, तो लगभग एक अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन, एक SC आयोग, एक ST आयोग, महिला आयोग, OBC आयोग, एक विकलांग हैंडीकैप रिलेटेड और एक बालकों के हितों के संरक्षण करने वाला आयोग। तो अभी जो टोटल मेंबर हो गए हैं वो एक अध्यक्ष और आपको मैंने अभी बताया कि 12 अन्य सदस्य, 13 मेंबर टोटल अभी आजकल हो गए। और 3 साल और 70 साल इसके लिए मुख्य प्रावधान है। मैंने पूरा कंप्लीटली कराया था आपको, 3 साल और 70 साल, 3 साल और 70 साल, ये याद रखेंगे, 3 साल और 70 साल एट ए ग्लांस मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। ये आपने देखा, मेरा वीडियो अवेलेबल है ये यूट्यूब पे, ठीक है। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के काम वगैरह, उसके जांच करने का तरीका, है ना, कौन कौन सी चीज़ों पे काम करता है, क्या जजमेंट है उसका। और 12 अक्टूबर 93 को नरसिम्हा राव जी के समय में आया था ये। पहले उस समय रंगनाथ मिश्रा जी थे राष्ट्रपति, उस समय शंकर दयाल शर्मा थे। फातिमा बेबी, BS मालिमत और वीरेंद्र दयाल को जो है पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो है चेयरमैन उस समय बनाया गया था। इसके बाद रंगनाथ मिश्रा के बाद ये HL दत्तू और अभी अरुण कुमार शर्मा तक की कहानी आपको मैंने बताई। अभी जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है वो अरुण शर्मा के अलावा इतने ये सदस्य हैं, ये बाकी के मेंबर हैं जो वर्तमान में मेंबर हैं। 13 सीटें करीब करीब हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो भी 93 में बनता है। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर भी हमने चर्चा की है अच्छे से, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी आप पढ़ के जाइए इस बार ना। मेंस में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। मुख्य परीक्षा के बैच में हमने बहुत विस्तृत तरीके से चीज़ों को देखा। राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 92 को राष्ट्रीय महिला आयोग बना है। जयंती पटनायक पहला चेयरमैन थी। वर्तमान में रेखा शर्मा जी हैं। महिलाओं के अधिकारों को लेकर संस्था काम करती है। और राज्य में जो है शोभा ओझा जी जो हैं वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्य महिला आयोग 23 मार्च 98 को राज्य महिला आयोग बना था, ठीक है। इसके बाद हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा, ये चेयरमैन हमने पूरे बताए थे आपको। मध्य प्रदेश की पहली महिला आयोग की जो चेयरमैन थी वो कृष्णा कांत तोमर थी 11 में, फिर उपमा राय बनी, फिर लता बानखेड़े बनी, उसके बाद शोभा ओझा बनी, ठीक है। इसके बाद हमने जो चर्चा की थी वो CAG को लेकर की थी, 148, 149, 151, है ना। और भाग 5 में लेकर चर्चा की थी। CAG के पद को लेकर पूरा डिटेल बताया था, है ना। 148 में पद है, कर्तव्य शक्ति 49 में, ऑडिट अकाउंट 150 में, रिपोर्ट के बारे में 151 में बात की गई। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू इसके चेयरमैन है और पहले जो थे वो आपके थे नरहरि राव थे, ठीक है। 76 में CJO को CAG से अलग कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। CAG का काम ही होता है ऑडिट अकाउंटिंग करना, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, करप्शन के चांसेस ना के बराबर हो। नरहरि राव से लेकर के हमने आपको गिरीश चंद्र मुर्मू तक की पूरी सूची भी बताई थी, ठीक है क्या। आपको पूरी डिटेल में हमने सूची बताई थी। इसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 5 मार्च 2007 को बना और प्रियंका कानून को वर्तमान में चेयरमैन है। और जो है ये संस्था भी बाल संरक्षण की दिशा में काम करती है। और कैलाश सत्यार्थी जी बाल श्रम कानून से जुड़े हुए हैं। गुरु स्वामी कमेटी 1988 में आई थी, वो आपको जरूर याद रखना है। और किस तरीके से बाल संरक्षण को लेकर मूवमेंट चल रहा है, शांता सिन्हा, कुशल सिंह, स्तुति नारायण काकर, ये प्रियंका कानून को, इसको एक बार आप जरूर देख लें। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर चर्चा हुई थी कि 18 अक्टूबर 2010 को ये बना और 18 अक्टूबर 2010 को बना। पर्यावरण संबंधित मामलों में निर्णय लेता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश है जहां इस प्रकार का कोई ट्रिब्यूनल बनाया गया है और इस तरीके के ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर काम किया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो है कोई भी कार्रवाई को करने के लिए NGT द्वारा दिए गए आदेश निर्णय सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा हुआ था,
90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है ना। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा हुआ था। इतने कानूनों को लेकर एनजीटी काम करती है। जल प्रदूषण 74, वन संरक्षण, वायु प्रदूषण 81, पर्यावरण संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसको आप ज़रूर याद रखें, प्री में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना। पास्को कानून को लेकर भी चर्चा की थी हमने। शेड्यूल कास्ट आयोग को लेकर मैंने बात किया था, विजय सापला नए चेयरमैन बने। 338 में जो है वो एससी आयोग के बारे में बात है, और 19 फरवरी 2004 को जो है वो ये शेड्यूल कास्ट आयोग का कॉन्सेप्ट आया, और 338A में जो है वो शेड्यूल ट्राइब्ड के बारे में बात है, ठीक है। और हर्ष चौहान जी वर्तमान में चेयरमैन है उसके। मध्य प्रदेश में जो है वो भूपेंद्र सिंह आर्य एससी के हैं, और शेड्यूल कास्ट के जो हैं वो नरेंद्र जो है मरावी हैं, है ना। इसको देख लेंगे एक बार। 338 और 102वें संविधान संशोधन के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो 338B में चला गया है ना, वो याद रखें। चुनाव आयोग को लेकर लंबी चर्चा हुई है, भाग 15 324 से 329 तक डिटेल में हमने डिस्कशन इस पर किया है, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। यूपीएससी को लेकर चर्चा हो गई है, एमपीपीएससी को लेकर चर्चा हो गई है, विस्तृत चर्चा हुई है। इसके बाद नीति आयोग को लेकर हमने चर्चा की है, विस्तृत तरीके से चर्चा हुई है। इसके बाद हमारी चर्चा का पड़ाव जो है, हमने अपने नीति आयोग की चर्चा के बाद अभी हमने बता दिया था कि बेरी उपाध्यक्ष बन गया, साइमन बेरी इसमें वर्तमान में एस बेरी, है ना। और इसके साथ ही साथ जो है हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर चर्चा की है। पिछड़ा वर्ग आयोग को आप डिटेल में पढ़ के जाएँ इस बार, है ना। सूचना आयोग को लेकर चर्चा हुई है। सूचना आयोग के बाद जो है वाई सिन्हा इसके चेयरमैन बने अभी नए, है ना। इसके बाद जो है हमने राज्य सूचना आयोग को लेकर चर्चा की है। तो हम समझते हैं कि सारा केंद्र सीवीसी को लेकर हमारा चर्चा हुआ है ना। सीवीसी को लेकर हमने पूरी चर्चा की डिटेल में। तो लगभग हम मान के चल रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये आपके जो है सुरेश एन पटेल जो हैं वो नए हमारे सूचना आयुक्त यहाँ पर बन गए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए कि हमने यहाँ पर मैक्सिमम कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला पड़ाव है वो हम आपको बहुत जल्द अपनी अगली यूनिट जो है वो लेके आएंगे, और अपनी अगली यूनिट में जो है आपको आगे का डिस्कशन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम बताया था आपको एनजीटी को लेकर। ये देखिए, ये एनजीटी को लेकर लास्ट टाइम हमने बताया था, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई थी आदर्श कुमार गोयल। अभी देखिए हमने क्वेश्चन भी बताया था कि एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है, और एनजीटी अनुसूचित जाति अनपारंपरिक निवासी 2006 के संबंध में प्रकरणों की सुनवाई कर सकता है। इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई थी बहुत सारी, और ये क्वेश्चन था पीएससी में जो आया था, ठीक है। विद इन हाउ मेनी डेज इन द एपीआई द केन मेड बाय द एग्रीड ऑफ द, इसका आंसर था 19 डे, 90 दिनों के अंदर। कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें हमने बताई थी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से सुना और पूरी यूनिट आपने कवर करी यहाँ पे। और यूनिट 10 का फास्ट ट्रैक कोर्स पूरा कंप्लीट लीजिए। ये हमारी मैराथन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। अगला यूनिट हमारे यूनिट 9 का हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, आईटी और सीटी को लेकर, और हम इसमें बेसिक कंप्यूटर को भी पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। हो सकता है 2 पार्ट में आए, है ना, क्योंकि एक में हम पूरा बेसिक कंप्यूटर कर देंगे और एक में हम पूरा आईटी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कर देंगे। आईटी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मर्ज करके भी हम बना सकते हैं। फिर यूनिट 8 पे हम चर्चा करेंगे, करंट पे एक वीडियो ले लेंगे, स्पोर्ट्स पे एक ले लेंगे। फिर यूनिट 7 पे ले लेंगे, एक साइंस टेक्नोलॉजी पे लेंगे, जनरल साइंस पे ले लेंगे, और एक हम यूनिट 6 पे ले लेंगे, एक पॉलिटी पे ले लेंगे, इकोनॉमी पे ले लेंगे। फिर यूनिट 5 पे ले लेंगे, एमपी की इकोनॉमी पे ले लेंगे, एमपी की पॉलिटी पे ले लेंगे। फिर यूनिट 4 पे इंडिया वर्ल्ड पे, एक इंडिया पे ले लेंगे, वर्ल्ड पे ले लेंगे। यूनिट 3 पे ले लेंगे एमपी की पूरी इकोनॉमी, और फिर हम हिस्ट्री पे ले लेंगे, एक प्राचीन पे, एक मध्यकालीन पे, आधुनिक पर। फिर यूनिट 1 पे ले लेंगे एमपी का हिस्ट्री, एमपी का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच, देखते रहिए और लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़े ईमानदारी से। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आपकी जो है कहीं ना कहीं जो है रफ्तार कितनी है महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी दिशा सही होनी चाहिए। और ईमानदारी के साथ आपके 19 जून 18 दिन अभी भी जून के बचे हैं, और मई के लगभग अभी भी 26 दिन बचे हुए हैं। तो अब ईमानदारी से जो है इन 45-46 दिनों में मन लगा के पढ़ाई करिए। पूरी यूनिटों को ईमानदारी से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करिए, एप्लीकेशन फॉर्मेट में पढ़िए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाइए। 10 किताबें मत पढ़िए, एक ही किताब को बेस बनाकर 4 बार प्रूफ रीडिंग करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिमेंबर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मेरे वीडियो ज़रूर सुनिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आप देखिएगा आफ्टर एग्ज़ाम यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, और अप्रोच आपको पॉजिटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हम इसका इंग्लिश मीडियम का भी एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हम बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।